Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine, happy, and healthy. We welcome you here in today's session, PRC1. This session is an overview session about the business writing and comprehension skills, chapter number 1. We welcome you here, both of the sections, badge number 6 and badge number 7. So, my dear students, in today's class, I'm going to take an overview of the chapter number 1, right? So I'll be a little fast in this chapter. इस चैप्टर में थोड़ा सा हम फास्ट मूव करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा ओवरऑल PRC 1 है क्या, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है क्या, बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन कि आईकैप ने सबसे पहला जो टॉपिक है PRC 1, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, वो PRC 1 क्यों बनाया, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि हम मुस्तकबिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये दिस हैज बीन ऑब्जर्व that students, those who are coming from the intermediate streams, matric and inter streams जो आ रहे होते हैं, and even from the A levels and O level stream, they are usually facing trouble in writing, right? So चूंकि ये गौर किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि हमारे स्टूडेंट जो है वो राइटिंग में वीक होते हैं. मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है ही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो उर्दू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. तो आप इंटरव्यू के लिए जाएं, मीटिंग के लिए जाएं, राइटिंग के लिए जाएं, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेमोरेंडम राइटिंग, एग्जामिनेशन राइटिंग, प्रेजेंटेशंस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मीटिंग्स हो, इंटरव्यूज हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो, एनुअल जनरल मीटिंग्स हो, व्हाटएवर यू फेस, दैट इज एवरीथिंग is in English. So my dear students, unfortunately our students are it has been observed the majority are weak in the language. So this was the need that ICAP has decided to introduce this particular course of business writing and comprehension skills. My dear students, A levels, O levels के स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं CA के अंदर, ये यूजुअली सोचते तो हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम कर लेंगे. नो डाउट उनकी वोकैबुलरी थोड़ी सी बेहतर होती है, उनकी ग्रामर थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन इवन देन माय डियर स्टूडेंट्स, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सोचते ये हैं कि हम सब कर लेंगे, इंग्लिश इज नो प्रॉब्लम. लेकिन इंग्लिश का नॉर्मली स्पीकिंग करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको राइटिंग करना प्रॉपरली, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेमोरेंडम राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग पे जब आते हैं तो फिर वो टाइम फिश हो जाते हैं, यानी कि उनको आमतौर से प्रॉब्लम फेस होती है. So my dear students, either you are from the matric or inter stream or from the A levels or O level stream, this subject is primarily important for you people. That is why ICAP has introduced. All right. आइए देखते हैं कि इस PRC 1 के अंदर है क्या क्या. My dear students, PRC 1 comprising these 6 chapters here in front of you. Number 1 is the writing process. कि एक राइटिंग प्रोसेस के साथ से होता है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और चैप्टर 1 का ओवरव्यू लेंगे हम, यानी चैप्टर 1 को आज हम आज की क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे. इसके बाद चैप्टर नंबर 2, business messages and correspondence, in which we study that how do we write the letters, right? How do we write different types of letters, order letter, a circular letter, complaint letter. ये जो different types के letters हैं we study in this chapter of business message and correspondence. साथ साथ हम memorandum writing, इसके अलावा email writing, that will also be the part of this second chapter. Then in the chapter number 3 we'll be studying the business reports, किस किस तरह के reports हैं, type of reports कौन सी हैं, and how do we write reports, right? क्योंकि business के अंदर आपकी report writing would be the primarily part of your job. जब आप job पे जाएंगे तो आपके letter writing, report writing, memorandum writing, emails, ये सब part and parcel of your job होगा. So आप सिर्फ इस तरह से ना सोचें कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को करना है सब्जेक्ट पास करने के लिए, बल्कि this course will help you in future while you will be having different correspondences, for example letter writing, report writing, memorandum writing, email writing, and so on, as well as you have to attend the meetings and interviews, so many things, you have to deliver the presentations. So ये सब चीजें आपको चूंकि मीट करनी है, कवर करनी है, इसलिए
हमें आने वाले दिनों के अंदर लेटर्स और रिपोर्ट्स को इन डिटेल देखना होगा. Then chapter number 4 is vocabulary and phrases, in which we'll study the most common daily usage and common conversational daily spoken vocabulary we'll be studying here from this chapter number 4, as well as idioms, phrases और आई कैप की अपनी रिकमेंडेड जो वोकैबुलरी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर. चैप्टर नंबर 5 विल बी हैविंग आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, इन व्हिच विल बी स्टडिंग हाउ डू वी राइट एसेज एंड स्पेसिफिकली आर्गुमेंटेटिव एसेज, कि हम किस तरीके से अपने लोगों को आर्गुमेंटेटिव एसेज के जरिए से या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के जरिए से कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, परसुएड करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं towards our products or services. And finally, we'll be having chapter number 6 that is comprising reading and comprehension, in which we have précis writing, as well as we will be having paragraphs, and under the paragraphs we'll be having questions, and you will have to answers of those questions. Those are given below the paragraph. I would request you not to write anything on the screen. Taha, I would request you and all other people, as soon जैसे ही आप कोई स्क्रीन पे काम करने लगते हैं तो उसकी आईडी सामने आ जाती है. So I would request you not to write anything on the screen. All right. So this is my request to everybody. All right. Okay. All right, Ji. My dear students, this is an overview of the list of contents, table of contents, that what we will do. अच्छा, एग्जाम किस तरह से होता है? We'll be having a complete session कि हम एग्जाम के लिए आपको कुछ क्लासेस के बाद आपको मॉडल पेपर करवाएंगे कि मॉडल पेपर में किस किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं. So there'll be no worries. There should not be any like problem or any confusion. आपको पूरा एक पेपर का पैटर्न, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, बल्कि पास्ट ईयर के जो पेपर्स का स्टाइल क्या है, वो सब चीजें आपको दिखाई जाएंगी थ्रू द मॉडल पेपर्स. ये सब चीजें आपको करवाई जाएंगी, राइट? सो देयर शुड नॉट बी एनी वरी फ्रॉम एनीबॉडी. कोई किसी की तरफ से कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए. We'll cover each and everything. So my dear students, after discussion on a table of contents and what this course is, basically एग्जाम के अंदर इतना सा आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि जो चैप्टर नंबर 1 है ये बेस है तमाम ही लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऑगमेंटेटिव राइटिंग, एसे, प्रेसी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पीआरसीएम मैट्रिक्स है और जो आपकी फिशबोन डायग्राम है और जो आपकी जो एफिनिटी डायग्राम्स वगैरह हैं, ये बेसिक चैप्टर है. और विदाउट कवरिंग चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम आगे की चीजों को कवर कर सकें. सो इसीलिए मैंने कहा कि फ्रॉम द बैच नंबर 6 पीपल, स्टूडेंट्स दोज़ हु आर फ्रॉम द बैच नंबर 6, वो भी परेशान ना हो. आज की क्लास के अंदर उनका एक ओवरव्यू हो जाएगा और इस तरह से वो काफी चीजों को कवर कर सकेंगे क्विक टाइम के अंदर. एक ही क्लास के अंदर पूरा ओवरव्यू हो जाएगा. फिर ऐसा भी होता है समटाइम्स यू हैव मिस्ड द क्लास. इफ यू हैव मिस्ड योर क्लास, इवन देन यू वुड बी एबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. दूसरी बात, जो बैच नंबर 7 है वो आज की क्लास के अंदर चैप्टर 1 उनके लिए हम कवर कर लेंगे. Right, Ji. Thank you very much for joining this session. And now here I'm going to begin the chapter number 1. अब chapter number 1 क्या है और हमें क्यों जरूरत पेश आ रही है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, आइए देखते हैं from chapter number 1. Here on the screen you have in front of you chapter number 1. इंशाल्लाह आयशा शेख, I'll be trying कि इस क्लास में हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करें और एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाएं कि जहां तक बैच नंबर 6 ने कवर कर लिया है. राइट? ऑलराइट जी, नो वरीज आयशा.
आज की क्लास के लिए मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक रिवीजन के तौर पे लें एंड डोंट मिस द क्लास। इसको अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, chapter number 1 you have the about the writing process right here in front of you। हम राइटिंग प्रोसेस पे जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग प्रोसेस जब भी होता है, राइटिंग प्रोसेस बेसिकली कंप्राइजिंग ऑन 3 स्टेप्स। आपका राइटिंग प्रोसेस बेसिकली इट कंप्राइजेस 3 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? ये हैं आपके, हियर इट इज, दीज आर द 3 स्टेप्स: प्रिपरेशन, ड्राफ्टिंग एंड रिव्यू। राइट, ये 3 स्टेप्स हैं। योर राइटिंग प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑन 3 स्टेप्स। WP, writing process comprising 3 steps: PDR, P for preparation, D for drafting and R for review। यानी जब भी आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग के अंदर जो आपके 3 स्टेप्स हैं वो PDR यानी कि प्रिपरेशन पहले करते हैं। प्रिपरेशन मींस प्लानिंग करते हैं, राइट। प्लानिंग का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, पहले तोलो फिर बोलो। सो जिस तरह से आप बोलने से पहले तोल रहे होते हैं, आप लिखने से पहले आप अपनी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं कि यार मुझे क्या बोलना है, मेरे सामने कौन है, वो सब चीजें तय कर रहे होते हैं। इसी तरह से जैसे आप बोलने से पहले वर्ड्स को तोल रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, सिमिलरली बिफोर राइटिंग यू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू प्लान योरसेल्फ। सो ये जो P फॉर प्लानिंग या P फॉर प्रिपरेशन है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप इज आफ्टर प्लानिंग यू ड्राफ्ट इट। आप उसको पेपर पे लेकर आते हैं, जो आपके जहन में होता है उसको पेपर पे लेकर आते हैं, आप ड्राफ्ट करते हैं। एंड फाइनली आप ड्राफ्ट करने के बाद उसको रिव्यू करते हैं कि कोई मुझसे गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गई कहीं। हाँ, आप क्या करते हैं, आप उस अपनी मिस्टेक्स को आप फिर दूर कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे वो आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, चाहे कोई पंक्चुएशन मिस्टेक हो। सो व्हाट यू डू, यू बेसिकली थ्रू द राइटिंग प्रोसेस आप बेसिकली 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करते हैं अपने माइंड के अंदर, उसका ड्राफ्ट करते हैं पीस ऑफ पेपर पे, एंड देन यू रिव्यू इट, यू चेक इट कि इज देयर एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक है तो उसको मैं दूर कर लूं। सो ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है आपका राइटिंग का। इसीलिए मैंने आपको इक्वेशन बताई है। क्या इक्वेशन बताई है मैंने? WP is equal to PDR, writing process is equal to writing process comprising 3 steps: preparation, drafting and review। I hope this first step is clear to everybody। और मुझे उम्मीद है कि आप मीटिंग चैट पे इस इक्वेशन को, यानी WP यानी राइटिंग प्रोसेस इक्वल टू PDR फौरन से लिख देंगे, 1-2 लोग लिख देंगे, जिससे कि सब लोगों को तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाएगा कि राइटिंग प्रोसेस कंप्राइजिंग PDR means first step is preparation, second is drafting and third is review। I hope this point is clear to everybody, क्योंकि मेरे सामने फीडबैक फौरन से आना शुरू हो गया। बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने, माशाल्लाह माशाल्लाह, और सबका फीडबैक आना शुरू हो गया। That's great, this is the same thing that I want। Okay, now अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं, इसके अंदर हम 3 चीजें देखते हैं। जो पहला प्रिपरेटरी स्टेप है, प्लानिंग का स्टेप है, इसको जाके हम पढ़ेंगे आगे। ये जो प्रिपरेटरी स्टेप है यानी कि प्लानिंग का स्टेप है, जो पहला स्टेप है, दिस कंप्राइजिंग अगेन 3 स्टेप्स। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ राइटिंग, PSW, प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ राइटिंग, PSW यानी जो प्लानिंग फेज है, जो पहला फेज है राइटिंग प्रोसेस का, प्लानिंग यानी प्रिपरेशन, इसके भी 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? प्रिपरेटरी स्टेप्स के अंदर 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, पर्पस ऑफ द मैसेज, कि आप जब भी कोई चीज सोचते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पहले सोचते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, राइट? मेरा पर्पस क्या है, यानी मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, why I have opened my mouth to say some words, why I have taken the pen in my hand and start writing, why I have taken the mobile cell phone in my hand and start texting। क्या है मकसद, उस पर्पस को सामने रखते हैं तो फिर उसके मुताबिक आप प्लान कर रहे होते हैं। ऑलराइट, सो ऐसे ही नहीं जो आया जहन में लिख दिया, आपने प्लान को प्रॉपर्ली करके, प्रिपरेशन करके, मेंटली रेडी होके, आपका पर्पस क्या है उसके मुताबिक आप चलते हैं। तो नंबर 1 इज प्रिपरेटरी स्टेप, यानी प्लानिंग स्टेप के अंदर जो पहला स्टेप है वो है पर्पस। आपका पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हैं?
देखें, मेरा यहाँ पर्पस है इस वक्त लेक्चर देना, तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ लेक्चर के मुताबिक दे रहा हूँ। आप एग्जाम में जाके पेपर उठाएंगे और जाके लिखना शुरू करेंगे, ये टाइपिंग करना शुरू करेंगे, तो आपका मकसद होगा एग्जाम के तो पेपर को पास करना। हर एक का कोई ना कोई पर्पस होता है। बेसबब हम मुंह खोलते नहीं गालिब, राइट? बेसबब हम मुंह खोलते नहीं गालिब। हमने हमेशा जब भी मुंह खोला है, या जब भी कलम अपने हाथों में लिया है, तो हमने हमेशा ये सोचा है कि जनाब पहले मेरा पर्पस क्या है। और अगर मैं पर्पस नहीं हूं ना कोई, और ऐसे ही बोलना शुरू कर दें, तो अक्सर ऐसे लोगों को जूते पड़ रहे होते हैं। यू माइट हैव लिसन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, यार तुम्हें कुछ सोच समझ में नहीं आता, तुम क्या बोल रहे हो, कुछ तुम्हें अकल नहीं है क्या बात करनी है। हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है, आपने क्या बात करनी है, जो मुंह में आया बोल दिया। नतीजतन लोग ऑफिस के अंदर बॉसेस और घरों में पेरेंट्स आपकी क्लासेस ले रहे होते हैं, या इसी तरह से स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर्स क्लासेस ले रहे होते हैं, क्योंकि पर्पस के बगैर बोलना, बेमकसद बोलना हमेशा आपको ऐसी तरफ ले जाता है, चाहे बोल रहे हो या लिख रहे हो, वो पर्पस ओरिएंटेड नहीं होता, तो आप काम की बात नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसलिए जब भी प्लानिंग करें तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि मेरा पर्पस क्या है। नंबर 2, मेरे ऑडियंस कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं, क्या बात करनी है। अब्बू अम्मी के सामने, अब्बू अम्मी और सामने है ऑडियंस में, तो उनसे मैंने कैसे बात करनी है, अपने हद अदब में रहते हुए बात करनी है, राइट? वरना खिंचाई हो जाएगी। टीचर्स के सामने तरीके से बात करनी है, अदब से बात करनी है। दोस्तों के साथ हैं, सिबलिंग्स के साथ हैं, आप फ्रैंक भी हो जाते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, राइट? और इसी तरह से वेयरएवर यू आर, जिसके सामने है उसके मुताबिक आप प्लान करते हैं कि मुझे किस तरह से बात करनी है, किसके साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हर एक के सामने हर तरह की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक से आपके रिलेशनशिप अलग अलग है, हर एक से आपका ताल्लुक अलग अलग है, हर एक से आपका काम अलग अलग पड़ता है। इसलिए आपको ऑडियंस के मुताबिक प्लानिंग करनी पड़ती है कि किससे मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। अगर मैं हर बात हर एक से करना शुरू हो जाऊं, तो हो सकता है कहीं से कुछ गलत किस्म का रिस्पॉन्स भी आ जाए, या कुछ खिंचाई भी हो जाए। हाँ, ऑफिस के अंदर बॉस से क्या बात करनी है और किस हद तक बात करनी है, किस लिमिट में रहना है, पेरेंट्स से क्या बात करनी है, किस लिमिट में बात करनी है, राइट? और क्योंकि अब्बू जान आपके सामने है, तो अब्बू जान लाजमी सी बात है, अब्बा लगाते हैं खब्बा, राइट? एक लेफ्टी पढ़ सकता है, अगर हमने थोड़ा सा कुछ अपने पर्पस को भूल के और अपने ऑडियंस को देखे बगैर, सोचे बगैर हमने मैसेज कन्वे किया, तो कुछ भी हो सकता है, राइट जी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पर्पस और ऑडियंस को देखने के बाद अपने कंटेंट्स को डिजाइन करते हैं कि जनाब मेरा पर्पस क्या है और मेरा ऑडियंस कौन है, किससे मुखातिब हो, उसके मुताबिक हम फिर कंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट्स का मतलब है कि मैंने क्या कहना है, क्या लिखना है, मेरी अल्फाज क्या होंगे, मेरे अल्फाजों मेरे मैंने किन अल्फाजों से अगले के सामने पेश होना है, किन अल्फाजों को लिखना है या बोलना है, ये मेरे कंटेंट्स हैं। सी व्हाटएवर आई एम डिलीवरिंग राइट नाउ, द लेक्चर, जो मेरा लेक्चर है, ये मेरे कंटेंट्स हैं, यानी जो मैं बोल रहा हूं मेरे इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं। सो मैंने क्या बोलना है, ये मेरे ऑडियंस और मेरे पर्पस के मुताबिक होता है। ऑलराइट, क्या लिखना है, ये मेरे पर्पस और मेरे ऑडियंस के मुताबिक होता है। इसलिए मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स कि व्हेनेवर, जब राइटिंग प्रोसेस के दौरान पहला स्टेप प्लानिंग का करते हैं, प्लानिंग या प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन के जो स्टेप्स हैं PSW, यानी प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ राइटिंग जो है वो PAC, यानी कि पहला स्टेप है प्रिपरेशन के अंदर पर्पस क्या है देखिए, उसके बाद ऑडियंस कौन है मेरे सामने, उसके बाद उसके मुताबिक आपके कंटेंट्स डिजाइन होंगे। आई होप कि सेकंड इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई, यानी कि आपको पता चल गया कि PSW इज इक्वल टू PAC पैक। PSW means preparatory steps of writing, ये मुश्तमिल है 3 चीजों पे, यानी P for purpose, A for audience कौन है, नंबर C contents उनके मुताबिक होंगे, पर्पस और ऑडियंस के मुताबिक आपके कंटेंट्स होंगे। Is this okay my dear students? I hope कि ये quickly आपके समझ में आ रहा होगा। Yes, very nice, very right my dear students, आपका फीडबैक चल रहा है सामने मीटिंग चैट में, और बिल्कुल सही चल रहा है। PSW is equal to pack, PAC means पर्पस क्या है, ऑडियंस कौन है, और उनके मुताबिक फिर कंटेंट्स होंगे। ऑलराइट my dear students, I hope the words I have been using, these words are all clear, the language that I'm using is all, this is all clear, even I speak English or Urdu, all everything is going like fine.
चाहे मैं इंग्लिश में भी लेक्चर दूं तो माय डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी फीड आपका बेस भी बनाना है, क्योंकि आपको आगे तमाम ही सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में फेस करना है, इसलिए मुझे आपके इंग्लिश पे भी काम करना है, मुझे इंग्लिश भी इंप्रूव करनी होगी। इसलिए माय लेक्चर इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई लाइक स्टार्ट डिलीवरिंग माय लेक्चर इन इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश चलती ही रहती है नॉन स्टॉप। तो इसलिए और फिर मैं जब देखता हूँ कि यार कुछ ज्यादा हो गया है तो फिर मैं उर्दू में थोड़ा सा आ जाता हूँ कि उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो थोड़ा सा उनको भी फ्लेवर मिल जाए उर्दू का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव कन्वेड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दो टॉपिक्स बता दिए हैं, अब मैं चलता हूं थोड़ा सा और आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हम आपको पूरा जो स्टेप्स हैं राइटिंग के, यानी कि प्लानिंग स्टेप, ड्राफ्टिंग और रिव्यू, इन सबको लेके चलेंगे, राइट। हम प्लानिंग के दौरान हम प्लानिंग के दौरान हमें कुछ काम करने होते हैं, राइट। प्लानिंग के दौरान क्या काम करने होते हैं, that is given here, right, till here. Yeah, my dear students, the portion that I have highlighted on the screen, I'll be answering you मुंतहा later on कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा लेक्चर पे यहाँ से पॉइंट से हट जाएगा, इसलिए हम इस पे बाद में बात करेंगे कि हम इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। अभी आप मेरा जो लेक्चर है उसको सुनते जाएं, इससे भी आपकी इंप्रूवमेंट चलती चली जाएगी, ऑलराइट, ग्रेजुअली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग के दौरान हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपने जहन के अंदर, तो हमारे आइडिया जनरेशन चल रही होती है, जहन के अंदर आइडिया जनरेशन चल रही होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइडिया जनरेशन टेक्निक्स बहुत सारी हैं, हम उनको पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि जब हम आइडिया जनरेट करते हैं, सोचते हैं, पहले तोलो फिर बोलो, यानी जो तोलने का अमल है, आइडिया जनरेशन का जो अमल है, इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे जाके कि जनाब ब्रेन स्टॉर्मिंग या आइडिया जनरेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, हम कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, हाँ, हम माइंड मैपिंग कैसे करते हैं, हम फिश बोन डायग्राम और एफिनिटी डायग्राम के जरिए से अपने ख्यालात को किस तरीके से मटेरियलाइज करते हैं, या वो लिख पाते हैं या बोल पाते हैं, राइट। सो हम ये तमाम टेक्निक्स जो आइडिया जनरेशन की टेक्निक्स हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक्स हैं, उनको हम करेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होती है, माइंड मैपिंग कैसे होता है, फिश बोन डायग्राम कैसे बनती है, एफिनिटी डायग्राम कैसे होती हैं, ये सब हमारी इस चैप्टर का हिस्सा होगा, राइट। इसके अलावा वी आल्सो स्टडी के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जब हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस होती है तो उस वक्त हमारा जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तमाम भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ऑलराइट। सो विल डिस्कस इन डिटेल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एट अ ग्लांस एन ओवरव्यू आई हैव टेकन अप दिस चैप्टर, इस चैप्टर का जो मैंने ओवरव्यू लिया है, इसके अंदर मैंने आपसे कुछ चार बातें की हैं। नंबर वन, आई हैव डिस्कस द राइटिंग प्रोसेस कंप्राइजिंग on PDR, three-step process: preparation, drafting, and review. Means WP, and writing process comprising three steps: preparation, drafting, and review. Number second, I said PSW, preparatory steps of writing comprising PAC, means P for a purpose, A for audience, and C for contents, right जी। so आपको जो preparatory steps of writing है, that is comprising again on three steps, PAC। इसके बाद मैंने आपसे आइडिया जनरेशन टेक्निक्स बताई मैंने आपको, और मैंने कहा कि आइडिया जनरेशन टेक्निक्स हमारे पास 4 हैं। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ेंगे, माइंड मैपिंग पढ़ेंगे, फिश बोन डायग्राम पढ़ेंगे और एफिनिटी डायग्राम पढ़ेंगे, मींस आईजीटी। आइडिया जनरेशन टेक्निक्स हमारे पास 4 हैं: ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, माइंड मैपिंग टेक्निक, और फिश बोन डायग्राम और एफिनिटी डायग्राम, राइट जी। सो ये 4 टेक्निक्स हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी जनरेट द आइडियाज। आइडिया जनरेशन टेक्निक्स हमने 4 पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो IGT इज इक्वल टू BMFA, ऑलराइट।
Very nice, Sadia. That's great. IGT is equal to BMFA. Ideas leadership techniques हम जो पढ़ेंगे वो 4 टेक्निक्स हैं, brainstorming technique, mind mapping technique, and fishbone technique, and affinity diagram technique. All right. चौथी चीज जो हमने पढ़ी है इसके अंदर कि हमारे पास information sources जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में, पेपर पे, लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमो, जो कुछ भी हम लिखते हैं, शेयर करते हैं किसी के साथ information. So we have 4 types of information resources. 4 type of information sources: primary source of information, secondary source of information, formal source of information, and informal source of information. PSFI means IS means information sources. कौन कौन से हम पढ़ेंगे यहाँ पे? PSFI means primary source of information, secondary source of information, and formal source of information and informal source of information. ये सब चारों चीजें हम पढ़ेंगे इस chapter के अंदर. I hope this overview that I have taken here on this first page that is clear to everybody. And here I would like to take an overview from you all. मैं आपसे एक overview लेना चाहता हूँ कि is this all clear, my dears? कोई problem तो नहीं है आप सबको? Everything is clear 100%? All right, that's great. That's great. Wonderful, wonderful, great, good class, mashallah. ठकाठक feedback आ रहे हैं, so that is appreciated. That is really appreciated. My dear students, moving towards the next page, that is introduction. यहाँ पे हमने वही चीज जो पिछले पेज पे पढ़ी है, उसी को हम अब इसी को हम आगे हम जो है वो अब एक मॉडल के सूरत में दिखाने चले हैं. शबीर मीनाई, हम इसको आगे जाके जो है आइडिया जनरेशन टेक्निक्स को हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट? ओके, सो वहां भी ये रिपीट हो जाएगा. ऑलराइट, अच्छा जी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. राइटिंग प्रोसेस. राइटिंग प्रोसेस WP मैंने आपसे कहा था कि दैट इज बेसिकली WP इज इक्वल टू PDR, राइट? यानी प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और राइटिंग एंड देन रिव्यू. ये देखिए आपको कि यहाँ हमने ये राइटिंग प्रोसेस को इस मॉडल के अंदर बताने की कोशिश की है कि पहला स्टेप है प्लानिंग, दूसरा है राइटिंग या ड्राफ्टिंग, और तीसरा है रिवाइजिंग, राइट? इन्हीं चीजों को हमने इस मॉडल में दिखा दी कि पहले आप प्लान करते हैं, फिर आप ड्राफ्ट करते हैं, फिर आप उसको रिव्यू करते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू like proceed towards the writing. All right, उसी को हमने मॉडल की सूरत में दिखाने की कोशिश की है. That's it. Now here we go towards the first part of the writing process, that is planning. अब हम चलते हैं in detail कि हम किस तरीके से प्लानिंग करते हैं. My dear students, यहाँ जरा थोड़ा सा आपका साथ हमें चाहिए होगा. हम थोड़ा सा क्विकली चलेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप साथ साथ हमारे साथ फिजिकल और मेंटली दोनों सूरतों में रहिएगा. राइट, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी प्लान, जब भी हम प्लान की बात करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हमारे पास हमारा जो प्लानिंग जो फेज है बेसिकली वो, उसमें हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा पर्पस क्या है, रेसिपेंट कौन होगा, यानी ऑडियंस कौन है, उसके मुताबिक कंटेंट्स डिजाइन होते हैं. इसे ओवरऑल हम PRCM मैट्रिक्स का नाम देते हैं, राइट? इसे हम PRCM मैट्रिक्स का नाम देते हैं. ऑलराइट, यानी जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग फेज के अंदर हमने बेसिकली ये देखना होता है कि इस प्लानिंग फेज के अंदर हमारा पर्पस क्या है. पर्पस तो क्लियर हो, मैंने पर्पस क्लियर होगा तो मैं लिख सकूंगा ना, पर्पस क्लियर होगा तो मैं बात कर सकूंगा ना. पर्पस ही क्लियर नहीं है तो मैं लिखूं क्या, मैं बोलूं क्या? सो पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए. नंबर 2, मेरा रेसिपेंट कौन है, रेसिपेंट यानी आर यानी मेरा ऑडियंस कौन है, किसको जाएगा मेरा लेटर, मेमो, रिपोर्ट, या मेरे सामने कौन है, मेरे मैसेज को रिसीव कौन करेगा. एंड देन सी, उसके मुताबिक मेरे कंटेंट्स होंगे. इसके बाद मैंने किस मीडियम के जरिए से अपनी कम्युनिकेशन करनी है. मैंने फेस टू फेस बात करनी है, हवा के दोष पे मैं अपने अल्फाजों को आपके समात की नजर करूंगा, मींस के मैं फेस टू फेस बात करूंगा, मीटिंग में, इंटरव्यूज में, या वैसे ही जैसे हम अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू कर रहे होते हैं फेस टू फेस, वैसे कार्य करूंगा तो मेरा मीडियम वहां पे कुछ और है. मैं अगर लेटर के जरिए करूंगा तो मीडियम कुछ और है. मैं
रिपोर्ट राइटिंग करूंगा तो मेरा मीडियम कुछ और है, कहीं मैं टेलीफोन यूज करूंगा, कहीं मैं इंटरनेट यूज करूंगा, कहीं मैं मेरा मीडियम जूम का चैनल होगा। जैसे राइट नाउ आई एम यूजिंग जूम चैनल थ्रू द इंटरनेट डिवाइसेस, और मैं अपने यहाँ पे अपने लेक्चर को आप तक पहुंचाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन के मीडियम को यूज कर रहा हूँ। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट दिस इज बेसिकली यू कैन से कि ये पूरा प्लानिंग का एक मैट्रिक्स है। हमने इसको वन बाय वन देखना है कि प्लानिंग के दौरान हम किस तरीके से पीआरसीएम मैट्रिक्स, हमारी प्लानिंग पीआरसीएम मैट्रिक्स पर किस तरह से बेस करती है। आप यूं कह सकते हैं कि प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पीआरसीएम मैट्रिक्स, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पीआरसीएम मैट्रिक्स। ऑलराइट, बेसिकली मेरा पर्पस क्या है, मेरा रेसिपिएंट यानी ऑडियंस कौन है, उसके मुताबिक मेरे कंटेंट्स होंगे, और मैं किस मीडियम से मुखातिब हूं, टेलीफोन के जरिए, जूम के जरिए, लेटर के जरिए, मेल के जरिए, फेस टू फेस, किसी सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए। सो बेसिकली हमने अपने मीडियम को भी देखना होगा। सो ये सब चीजें हमने प्लानिंग के दौरान देखनी है, क्योंकि जिस तरीके से हम फिजिकल क्लासेस लेते हैं वो उसकी प्लानिंग जरा मुख्तलिफ होती है, इसी तरह से जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसकी प्लानिंग जरा मुख्तलिफ होती है। ऑलराइट माय डियर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यू मस्ट हैव अ हाइलाइटर, आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए, और उस हाइलाइटर के जरिए से आप चीजों को हाईलाइट करते चले जाइए, इंपॉर्टेंट चीजों को, और यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिवीजन के वक्त काम आएंगी। और आपके हार्ड कॉपी जब हाईलाइट हुई भी होगी तो उसके जरिए से आपको एग्जाम का जो रिवीजन प्रोसेस है वो बहुत क्विकली हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आप चाहे करें इसको हाईलाइट, या आप फिजिकली करें, आपकी मर्जी है, फिजिकल बुक के अंदर करें या जैसे भी चाहें। राइट जी, माय डियर स्टूडेंट्स, आई कैप की जो बुक्स हैं ये मुकम्मल नोट्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी के भी नोट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आई कैप का पेपर आई कैप की बुक्स में से आता है, आई कैप का पेपर किसी और लोगों की बुक्स में से नहीं आता। इसलिए आई कैप का अपनी रिकमेंडेशन ये है कि मेरी बुक्स को इस्तेमाल किया जाए, न कि किसी के नोट्स को इस्तेमाल किया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर चूंकि आई कैप हैज रिकमेंडेड दीज बुक्स, जो आपके सामने बुक्स हैं ये आई कैप की रिकमेंडेड बुक्स हैं, इसलिए ये बेहतरीन नोट्स हैं। मेरे अपने नोट्स यही नोट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अपनी तख्लीकात हैं। पीपल दोज हु आर रीडिंग राइट नाउ, जो लोग इस वक्त क्लास ले रहे हैं, तो ये जो बुक आपके सामने है PRC1, इसकी तख्लीक के अंदर, इसकी राइटिंग के अंदर आपके सर ने ही काम किया हुआ है। ऑलराइट, सो ये नोट्स जो हैं ये आपके बेस्ट नोट्स हैं, आपका पेपर इन्हीं बुक्स में से आता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि नॉट टू मूव, नॉट टू गो एनी साइड एल्स, कोई और आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, इसके अलावा किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, किसी चक्कर में नहीं पड़िएगा, कोई ऑफर भी करे तो मत कीजिएगा। दूसरे लोगों के लिखे हुए नोट्स में से आई कैप एग्जाम में नहीं देता है, आई कैप अपनी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक में से एग्जाम में देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कई लोग नोट्स नोट्स करते रहते हैं और अपने बुक्स को तवज्जो नहीं देते, और अल्टीमेटली क्या होता है, एग्जाम जो बुक्स में से आता है, आई कैप रिपीटेडली बार बार हर मीटिंग में हमें यही कहता है कि जनाब हम अपना पेपर को बुक्स में से बनाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू गो आउटसाइड द बुक अदर देन दिस बुक। हाँ, ये बुक जो आप कर चुके हैं कंप्लीट, इसके बाद आपने कुछ भी करना है, कहीं पे भी करना है, कुछ भी पढ़ना है, आपकी मर्जी है, लेकिन बुक इज द बेसिक, लाइक फंड बेसिक जो आपकी नीड है वो बुक है ये। ऑलराइट जी, और बुक की जो हार्ड कॉपी है वो आप खुद भी निकाल सकते हैं, आई कैप की साइट पे जाएंगे, आपका सारी बुक्स मौजूद है। इसके अलावा आपकी जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके ऊपर ये बुक्स मौजूद हैं। नहीं भी हैं तो आपको दोस्त जो सीनियर फ्रेंड्स हैं उस पर डाल देंगे और आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रिंटर से आप जहां जहां भी रहते हैं अपने लोकल एरियाज के अंदर इस बुक्स की का प्रिंट आप निकाल लीजिए खुद अपने अपने घरों से नजदीक तरीन जगह पे। ऑलराइट जी, आई होप कि ये गाइडलाइन भी आपके समझ में आ गई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि प्लानिंग स्टेप्स हमारे बेसिकली, मैंने आपको तीन चीजों में कहा था कि तीन पे डिपेंड करते हैं। उन्हीं चीजों को हम एक्सटेंड करते हुए एक चीज का और एडिशन किया हमने यहाँ, मीडियम का भी।
राइट। पहले हमने कहा था कि प्लानिंग जो है उसमें तीन चीजें हैं, यानी जब भी आप किसी चीज को प्लानिंग करते हैं, राइटिंग प्रोसेस का प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर हमने कहा था कि आपके पास तीन चीजें हैं, यानी कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है, आपका ऑडियंस कौन है, ये रेसिपिएंट ऑफ द ऑडियंस, रेसिपिएंट ऑफ द ऑडियंस मींस आपका ऑडियंस कौन है, किसके लिए मैसेज लिखा है, रिसीवर कौन है, इसके बाद आपके कंटेंट्स क्या क्या होंगे, राइट, आपके मैसेज के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, वो अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड ऑडियंस होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आप किस मीडियम से अपना मैसेज कन्वे करेंगे, फेस टू फेस, जूम के जरिए, लेटर के जरिए, रिपोर्ट के जरिए, मेमो के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करेंगे। सो ये हमारा, सो पी आर यानी प्लानिंग का बेस हमारी करती है PRCM मैट्रिक्स पे। माय डियर स्टूडेंट्स, बिगिनिंग टिल एंडिंग हम जाएंगे, ये PRCM मैट्रिक्स यूज होता रहेगा, बार बार होगा, इसलिए इस चैप्टर का ओवरव्यू भी अच्छा है। जो लोग ओवरव्यू ले रहे हैं इस चैप्टर का, उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो इसको एक नजर अच्छी तरह से समझ लें कि ये आपको लास्ट चैप्टर तक ये PRCM चलता रहेगा। ऑलराइट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस PRCM के मैट्रिक्स को वन बाय वन देखते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्पस को देखते हैं कि जनाब मेरा पर्पस क्या है, राइट। अब हम प्लानिंग को डिग आउट कर रहे हैं, PRCM मैट्रिक्स के बेस पे जा रहे हैं, अब हम जाके वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PRCM के मैट्रिक्स में से P यानी पर्पस को हम देखते हैं, यानी पर्पस मींस ऑब्जेक्टिव, पर्पस मींस एम, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बात करने का, आपका एम क्या है, मकसद क्या है, क्यों बात कर रहे हैं, क्यों लबकुशाई कर रहे हैं आप। एंड द अदर थिंग इज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लिखने के लिए बैठे हैं या टेक्सटिंग के लिए बैठे हैं या टाइपिंग के लिए बैठे हैं, तो क्या पर्पस है, उस पर्पस को सामने रखें। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई पर्पस होता है। विदाउट पर्पस, मैंने कहा ना कि बेमकसद हम मुंह खोलते नहीं गालिब, राइट, तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है जो हम बात करते हैं। सो अब आपको हमेशा अ मैसेज मस्ट बी केयरफुली प्लान, अपने मैसेज को केयरफुली प्लान कीजिए, केयरफुली प्लान कीजिए कि आपका पर्पस क्या है। आमतौर से आपका जो पर्पस होता है मैसेज का, उसमें ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, राइट। पर्पस को जहन में रखते हुए, चाहे whenever you are speaking और writing, आपको सबसे पहले देखना है कि जनाब मेरा relevant and suitable आपको मैसेज कन्वे करना है। काम की बात करें, नो हैंकी पैंकीज, नो इधर उधर की बात, सिर्फ और सिर्फ क्या करें, काम की बात, रेलेवेंट और सुटेबल जो चीजें हैं वो बात करें आप, यानी मैसेज मस्ट बी रेलेवेंट, तो पर्पस ओरिएंटेड होगा, राइट। इसके बाद दूसरी चीज, प्रोवाइडिंग ऑल द पॉइंट्स दैट आर नीडेड इन लॉजिकल ऑर्डर। जो भी आप बात करेंगे, जो भी आप बात लिखेंगे, उसको लॉजिकल ऑर्डरिंग में करनी है, पहली बात पहले, फर्स्ट थिंग्स कम फर्स्ट, सेकंड गोज ऑन द सेकंड, थर्ड ऑन द थर्ड। ऐसा नहीं है लास्ट बात को पहले कर दें, पहली वाली को लास्ट में ले जाएं, तो इस तरीके से आपके सीक्वेंस जो है वो, या जो लॉजिकल ऑर्डरिंग होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने पर्पस, अपने जब प्लानिंग कर रहे हो तो आपको जिस जहन में ये भी रखना होता है कि व्हाट थिंग्स कम्स फर्स्ट, व्हाट गोज एट द लास्ट, पहले क्या आएगा लास्ट में क्या जाएगा, उसकी सीक्वेंस कर लीजिए अपने माइंड के अंदर, राइट जी। एंड नंबर थर्ड इज मैसेज इज कंप्लीट एंड अचीव्स द ऑब्जेक्टिव। ये देखिए अपने मैसेज के अंदर गौर से देखिए कि क्या आपका मैसेज कंप्लीट है और क्या वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है। Was your message is complete and it achieves its objective? क्या वो कंप्लीट मैसेज दे रहे हैं या अधूरा है? अगर अधूरा है तो पर्पस आपने अचीव नहीं किया, आपको कंप्लीट मैसेज देना है ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इज दिस ओके माय डियर्स? हैव यू अंडरस्टूड? सो पर्पस के अंदर इन तीन चीजों को देखा जाता है, राइट माय डियर्स। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी एग्जांपल लेने के बाद फिर हम नमाज का ब्रेक करते हैं। ऑलराइट, आई हैव सीन योर मैसेज, और हम इस पर्पस को हमने कि पर्पस के अंदर क्या चीजें होती हैं, हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हियर वी हैव 3 गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग योर पर्पस, और आपके पर्पस को तय करने के लिए ये 3 चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट की। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इसी को किसी एग्जाम्पल के अंदर फिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने, जब हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने कोलीग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने साथियों के साथ,
हम अपने साथियों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। हर दफा हमारा पर्पस डिफरेंट है। जब डिफरेंट पर्पस है तो हमारी बात डिफरेंट तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मजाक के मूड में हैं, तो हम इंजॉयमेंट के मूड में हैं, तो हमारा पर्पस इंजॉयमेंट है, तो हमारी बातचीत मुख्तलिफ होगी, हमारे कंटेंट्स मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स हम किसी को आइडिया सेंड एंड रिसीव करते हैं, तो उस वक्त हमारा जो पर्पस है वो डिफरेंट है। आइडिया रिसीव और सेंड करना है, हम सीरियस होंगे। इसी तरह से समटाइम्स हम किसी को इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, ले रहे होते हैं, और समटाइम हम इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे होते हैं, राइट। समटाइम्स हम किसी को डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट, यानी कभी किसी को ट्रस्ट गेन कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम अपना कोई चीज को समझा रहे होते हैं, कॉम्पिटेंस गेन कर रहे होते हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं कि कोई चीज किसी को कॉम्पिटेंस लेवल अपना बता रहे होते हैं, राइट। अपने इल्म के जरिए महारत बता रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के जरिए, नॉलेज के जरिए उसको अपनी कॉम्पिटेंस लेवल बता रहे होते हैं। इसी तरह से समटाइम्स आप जब बात करते हैं तो किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, समटाइम्स अपनी रिपोर्ट रैपिड बिल्डिंग कर रहे होते हैं, अपनी रैपो बना रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपने कोलीग्स के साथ, हर दफा हमारी कम्युनिकेशन के डिफरेंट अंदाज होते हैं, यानी हमारा पर्पस डिफरेंट होता है। और जब हमारा पर्पस डिफरेंट, मुख्तलिफ तरह के सिचुएशंस में मुख्तलिफ पर्पस होते हैं, और हम अकॉर्डिंग टू द पर्पस हमारा मूड बनता है, हमारे वर्ड्स का सिलेक्शन होता है। हम ये देखते हैं कि जी हमारा पर्पस एंजॉयमेंट का है, लर्निंग का है, इंफॉर्मेशन देने का है, लेने का है, हमने अपनी कोई रैपो बिल्डअप करनी है, हमने कोई रिस्पेक्ट देनी है, हमने अपनी कॉम्पिटेंस लेवल दिखाना है। तो हर दफा हमारी कम्युनिकेशन का स्टाइल डिफरेंट होता है अपने कोलीग्स के साथ। इसी तरह से कि जैसे इस वक्त राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर टू यू ऑल, तो मैं इस वक्त आप लोगों को डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं अपनी कॉम्पिटेंस लेवल, मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो मेरा कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो बिल्कुल इस तरह से है कि आपकी समझ में वो चीजें आ जाएं और आपके कानों से होती हुई जहन में और जहन से होती हुई दिल में उतर जाएं, राइट। तो मेरी कम्युनिकेशन का स्टाइल इस तरह से है कि आपकी चीजें समझ में आ जाएं। सो इसी तरह से जब भी whenever you talk with the different people, जब डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, कुलीग से बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल डिफरेंट, आप दोस्तों से बात करेंगे तो डिफरेंट, उस्तादों से, पेरेंट्स से बात करेंगे तो डिफरेंट। सो wherever you are, whichever field you belong to, whichever relation you are with the siblings, you are with the friendship circle, you are with the boss, you are with the subordinates, you are with the parents, जिस किसी के भी साथ हैं या जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं, either you are in the marketing field, you are in the finance, you are in the audit, you are in the taxation, you are in the costing, you are in sales, you are in the advertising, you are in the marketing, you are in the branding, you are in HR, human resource, you are in, let's say, in IT. So whichever field you belong to, my dear students, either you are working for any organization or you have your own business, चाहे आप किसी के लिए काम कर रहे हो या आपका अपना बिजनेस हो, एवरी सिचुएशन आपका जब कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ तो आपका पर्पस मुख्तलिफ होता है बात करने का, और उस पर्पस के मुताबिक आप बात कर रहे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। और उस पर्पस के बगैर आप बात नहीं करते। ऑलराइट, इज दिस ओके? सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटे से एग्जांपल है, 1 मिनट का डिस्कशन है और फिर हम लेते हैं नमाज का ब्रेक। और ये है कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम किस तरीके से हम एक चॉकलेट की एडवर्टीजमेंट अगर करते हैं, चॉकलेट बार की यानी चॉकलेट की, तो हमें उस वक्त हमने देखना होगा कि हमारा लोग किस तरह के हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम चॉकलेट का एक एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, राइट। तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस एडवर्टीजमेंट बनाने का ये है कि हम अपने कस्टमर को परसुएट कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, परसुएट करने का मतलब होता है कन्विंस करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, गाइड करना, उनको अट्रैक्ट करना अपनी प्रोडक्ट्स की जानिब, राइट जी। सो परसुएट मींस कन्विंस करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, गाइड करना, अट्रैक्ट करना अपनी प्रोडक्ट्स की जानिब, अपनी सर्विसेज की जानिब। तो जब आप किसी कंज्यूमर को परसुएट करते हैं, कन्विंस करते हैं टुवर्ड्स चॉकलेट बार कि ये चॉकलेट हमारी कंपनी ने बनाई है,
तो अब इसके अंदर हमारा प्राइमरी मकसद तो ये है उस एडवर्टीजमेंट का कि हमने वी हैव टू परसुएड द कस्टमर्स, कि हमने कस्टमर्स को कन्विंस करना है, राग़िब करना है, खींचना है, अट्रैक्ट करना है कि वो हमारी चॉकलेट को खरीदें, राइट, और उसको यूज करें। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हो सकता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है हमारा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, राइट, क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज गिवन हियर इन द फर्स्ट लाइन हियर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू परसुएड द कंज्यूमर, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर टू परचेज द कंपनी चॉकलेट बार। आपका बेसिक मकसद ये है चॉकलेट बार का कि हम जो है वो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हमारी चॉकलेट को खरीदें, ये प्राइमरी पर्पस है उस एडवर्टीजमेंट का। लेकिन जो सेकेंडरी पर्पस है, सेकेंडरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका, वो ये हो सकते हैं, क्या क्या, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि टू कन्विंस द कंज्यूमर्स दैट दे नीड अ चॉकलेट बार, हम उन्हें ये बताएं कि चॉकलेट बार आपकी जरूरत है, right, you need a chocolate bar. And number two, to convince the consumer that a particular brand is the one that they should buy, कि जनाब पहले तो हमने ये कहा कि चॉकलेट बार आपकी जरूरत है, राइट, नीड है, ये खाएंगे तो आपका जहन चलेगा, और दूसरा क्या है कि पर्टिकुलर ब्रांड ही जो हमारी कंपनी की बनाई हुई चॉकलेट है यही यूज करें, ये सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है, ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हर एक को कंज्यूमर बनाना, अपने कस्टमर बनाना, उनको खींचना अपनी जानिब, ये प्राइमरी आपके जो है वो पर्पस है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आप कंज्यूमर को चॉकलेट बार का बताएं कि ये आपकी जरूरत है, ये आप खाएंगे तो आपका जहन चलेगा, आपका शुगर लेवल मेंटेन होगा, और आपको यू डोंट लाइक यॉर्निंग, आपकी जो जमाइयां वगैरह आती हैं, सुस्ती आती है, नींद आती है, वो दूर होगी, और आपको जब शुगर लेवल सेट होगा तो आपका दिमाग काम करेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि आप स्पेसिफिकली यही ब्रांड यूज करें, दिस इज द बेस्ट ब्रांड ऑफ द चॉकलेट, राइट। सो ये सेकेंडरी पर्पस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो पर्पस, दो टाइप के पर्पस होते हैं, एक प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस। यानी जैसे मैं अब लेक्चर तो दे रहा हूं, माय प्राइमरी पर्पस इज के टू डिलीवर द लेक्चर, राइट, to deliver the lecture to my students, to my audience जो कि सीए करना चाहते हैं। ये तो हर एक का ऑब्जेक्टिव है, हर एक का पर्पस है। लेकिन my secondary objective is to convince my audience, to convince my students, to my dear students, कि उनकी समझ में बात आ जाए और उनको इतना अच्छा से समझा सकूं कि उनका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, उनको मोटिवेट करूं, उनको गाइड करूं, ये मेरा सेकेंडरी पर्पस हुआ। सो आई बात समझ में कि आपको हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो हम देखते हैं, यानी प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस क्या होता है हमारा जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस चॉकलेट की एग्जांपल्स के जरिए से। ऑलराइट, इज दिस ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां लेते हैं हम एक ब्रेक, और हम इसके बाद मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे ऑडियंस को। ऑलराइट, सो लेते हैं 15 मिनट्स का ब्रेक। 5:45 टाइम है इस वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है शार्प 6 PM। थैंक यू वेरी मच। टेक a 15 minutes break for prayer. Thank you. Welcome back, my dear students. Before the prayer break, we have covered the first part of the planning, that was the purpose of the message. And now we are moving towards audience, means the recipient of the message. Audience means the person who receives the message, right? My dear students, audience means the target recipient of the message. क्या आपका recipient कौन है message का, receiver कौन है? He is called audience or the recipient of the message, right? My dear students, recipient's profile, recipient के बारे में मालूमात बहुत जरूरी हैं, right? रेसिपेंट की जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप अपना मैसेज डिजाइन करते हैं, यानी आपके मैसेज का
स्ट्रक्चर, उसकी लैंग्वेज, उसके कंटेंट्स, राइट, आपके रेसिपेंट के प्रोफाइल के मुताबिक होते हैं। यानी ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन के ऊपर कि रेसिपेंट यानी जो आप मैसेज देते हैं अपने ऑडियंस को, यानी ऑडियंस का जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक देते हैं। ऑडियंस का यानी रेसिपेंट का प्रोफाइल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है। तो आप बेसिकली रेसिपेंट को, मैसेज को जो डिजाइन करते हैं, और जो भी मैसेज डिजाइन करते हैं वो रेसिपेंट के प्रोफाइल के मुताबिक करते हैं। मैं बड़े से बात कर रहा हूँ, छोटे से बात कर रहा हूँ, किसी सीनियर से बात कर रहा हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ द लाइक जज, राइट, मैं किसी मैजिस्ट्रेट या जज के सामने खड़ा हूँ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, मेरा रेसिपेंट कौन है, उसकी बेसिकली अपने मैसेज को अपने रेसिपेंट के मुताबिक, उसके प्रोफाइल के मुताबिक डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज क्या है, मेरे कंटेंट्स क्या होंगे, ये तमाम चीजें उसके मुताबिक हम डिजाइन करते हैं। राइट, इज दिस ओके? देखें हियर, लाइक मेरे सामने आप लोगों का प्रोफाइल है कि मेरे जो ऑडियंस हैं, दीज आर लाइक दे हैव डन इंटरमीडिएट और ए लेवल्स। ए लेवल्स किया हुआ है आपने या इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपके एज ग्रुप मेरे जहन में है ऑलमोस्ट, आप सीए करने आए हैं, वो चीज मेरे नॉलेज में है। आई नो कि आपके एक्सपीरियंस नॉलेज का लेवल क्या होगा, राइट, आई नो कि आप उर्दू और इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, कि ये आपका एक प्रोफाइल है जो मेरे जहन में है, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने कंटेंट्स डिजाइन कर रहा हूँ, अपना लेक्चर दे रहा हूँ कि जनाब मेरा जो रेसिपेंट है, ऑडियंस है, उसके मुताबिक मैं अपने मैसेज को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, और मेरी जो लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए, और उसके मुताबिक मैं कंटेंट्स अपने डिजाइन करता हूँ। यू गॉट द पॉइंट? So, my dear students, audience basically is the person who receives the message. और हमें अपने मैसेज को हमेशा रेसिपेंट्स के मुताबिक, रिसीवर के मुताबिक डिजाइन करना पड़ता है कि मुझे मैसेज को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, कंटेंट्स क्या क्या रखने हैं, मैंने अपने ऑडियंस के मुताबिक करना है। अगर मैं इस चीज का ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने ऑडियंस का ख्याल नहीं रखा, रेसिपेंट का ख्याल नहीं रखा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडियंस के प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑडियंस को हम जब सोचते हैं, रिसीवर को, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। यानी मैं किसी एक से बात कर रहा हूं या बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं, राइट। साइज एंड कॉम्पोजिशन क्या है, इधर आई एम टॉकिंग विद वन पर्सन, तो मैं उससे डिफरेंट तरीके से बात करूंगा। टीम है, ग्रुप है, क्लास है, कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, कौन लोग हैं मेरे सामने, कितने लोग हैं, वो साइज क्या है, उनके नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जिनसे मैंने बात करनी है, उसके मुताबिक मैं बात करूंगा। लाजमी सी बात है, मेरे ऑडियंस अगर मेरे सामने एक या दो लोग बैठे हुए हैं, मैं डिफरेंट तरीके से बात करूंगा। मेरे सामने पूरी क्लास है, मैं डिफरेंट तरीके से बात करूंगा। अगर मैं कोई बहुत बड़े लेवल पे ऑडिटोरियम के अंदर हूँ, मास लेवल पे कोई बात करनी है, मैंने बड़े लेवल पे करनी है, तो फिर मेरा स्टाइल या मेरी कंटेंट्स का स्टाइल डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे ऑडियंस यानी रेसिपेंट का प्रोफाइल डिफरेंट हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपके सामने कितने ज्यादा हैं, कितने कम हैं लोग, ये देखना होगा। नंबर टू, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है उनकी, राइट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है कि मेरी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, सो इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, मुझे उसके मुताबिक लेक्चर देना है। आई शुड नॉट गो के पता चले कि मैं आईबीए के अंदर बैठा हुआ एमएस के लोगों को या एमबीए के लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, उस लेवल पे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट करके आए हैं। सिमिलरली मैं इस तरह से भी नहीं पढ़ा सकता कि मैं आपको कोई स्कूल लेवल का, अर्ली स्कूल लेवल के, मैट्रिक की तरह के लोगों को मैं लेक्चर देना शुरू कर दूं, तो इस तरह से भी नहीं है। तो मुझे एक मीडियम लेवल पे, मीडियोकर लेवल पे, दरमियाने लेवल पे मेरे जो ऑडियंस है उनकी अंडरस्टैंडिंग दरमियाने लेवल की है, वो इंटरमीडिएट करके आए हैं, इसलिए उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे अपने लेक्चर्स को देना होगा। राइट, ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्स। एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्स, देखिए हर एक की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स देता है। सो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सीए करने के लिए हैं, इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए हैं, तो मुझे उन एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखना होगा और उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपने आइडियाज को शेयर करना होगा, डिटेल्स को शेयर करना होगा, ताकि आपकी समझ में वो चीजें आ सकें और आप उसका रिस्पॉन्स दे सकें। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप।
whenever you communicate with your audience, अपने ऑडियंस के साथ जब बात करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, राइट आपकी रिलेशनशिप उसके साथ क्या है। हो सकता है कि किसी एक रिलेशनशिप में जो आप बात कर सकते हैं किसी के साथ बड़े फ्रैंक हैं, सुबह शाम उठना बैठना है, बहुत फ्रैंक हैं आप उसके साथ, लेकिन हो सकता है कि वही बातचीत आप किसी ऐसे आदमी के साथ ना कर सकें जो फर्स्ट टाइम जिससे मिल रहे हो, right? So you talk basically with your colleagues, with your siblings, with your friends, with your seniors, with your parents, with your teachers, with your boss, with your like subordinates, जिसके साथ भी बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप उससे क्या बनती है उसके मुताबिक आपका सिलेक्शन होता है वर्ड्स का, राइट। सो आप अपने ऑडियंस का जो प्रोफाइल बनाते हैं उसमें आपकी रिलेशनशिप भी देखते हैं कि मैं कौन सी बात किससे कर सकता हूं और किस रिलेशनशिप में क्या बात कर सकता हूं और कहां पे चांस है कि मैंने कोई गलत सी बात कर दी किसी और से तो वहां से कुछ खिंचाई भी हो सकती है, जूते भी पड़ सकते हैं, राइट। सो इसलिए आप सोच समझ के बात करते हैं, हर बात आप हर एक से नहीं करते, सोच समझ के करते हैं कि पता नहीं वहां से रिस्पॉन्स क्या आए, हाँ कोई और सा रिस्पॉन्स आ गया तो इज्जत हाथ में मिल जाएगी, समझ तो गए होंगे आप, राइट। सो यू ऑलवेज सी योर रिलेशनशिप कि जनाब मेरी किससे क्या रिलेशनशिप है एंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप आप उससे बात करते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा वर्किंग इन्वायरमेंट में आप अपने जो ऑडियंस से बात करते हैं तो वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हैं, जार्गन मींस टेक्निकल टर्म्स, राइट। टेक्निकल जार्गन्स मींस टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, जैसे अकाउंटिंग के अंदर रिसीवेबल, पेएबल, कैश फ्लोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट एंड डबल एंट्री करते हैं, ये सारे जार्गन्स हैं, ये टेक्निकल जार्गन्स है अकाउंटिंग की। इसी तरह से मैथ्स की अपनी है, स्टैट्स की अपनी है, आपके दरमियान कुछ लोग मेडिकल करके आए होंगे, मेडिकल पढ़ के आए होंगे, प्री मेडिकल से आए होंगे, उन लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पैल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, हाँ आप भी कह रहे होंगे इसके सर को तो यार सारी चीजें पता है। सो पैल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, अब ये जो है वो मेडिकल वाले जानते हैं, इसके अलावा लोग नहीं जानते कि पैल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल किसको कहते हैं। सो ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज हैं, राइट, ह्यूमन एनाटॉमी की बातें हैं। इसी तरह से एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी है, आईटी के अंदर नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजीज है, ये सारी के सारी टेक्निकल जार्गन्स है, टेक्निकल वर्डिंग है, टेक्निकल जार्गन मींस टेक्निकल वर्डिंग, राइट। सो ये भी आपने देखना पड़ता है कि मैं अपने ऑडियंस से जब बात कर रहा हूं तो क्या उस ऑडियंस को उस फील्ड की जार्गन्स यानी टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता है, नहीं है तो आपको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर उसको अवेयरनेस हो जाएगी, फिर आप बेशक यूज करते हैं उन जार्गन्स को, रिसीवेबल, पेएबल, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, कैश फ्लोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब कुछ करते रहे आप, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद वो जार्गन्स अंडरस्टैंडेबल हो गई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू टॉक, व्हेनेवर यू डिस्कस एनीबॉडी, आपको टेक्निकल जार्गन्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहां मैं जार्गन्स यूज कर सकता हूं और कहां नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों के साथ टीचर्स जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो ये तमाम टीचर्स इकोनॉमिक्स की, पीआरसी 1 की, पीआरसी 5 की, इसके अलावा पीआरसी 2 3 4 की, सबकी सब्जेक्ट्स की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बाद में ये सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, ये जार्गन्स यूज होती रहेंगी थ्रू आउट द कोर्स, राइट। तो वर्किंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी जार्गन्स यूज कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर साहब पैल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल का इस्तेमाल जो है वो किसी इंजीनियर के साथ कर रहे हो, पायलट के साथ कर रहे हो या अकाउंटिंग वाले से कर रहे हो, उसकी तो 20 फीट से बाउंसर सर से जाएगा, राइट। 20 फीट ऊपर से बाउंसर जाएगा, ना उसको बेचारा खेल सकेगा, ना समझ सकेगा, ना हुक कर सकेगा, ना पुल कर सकेगा, और वो उसकी समझ में नहीं आएगी, बाउंस हो जाएगी, राइट, वो भी खासी हाइट से। सो टेक्निकल जार्गन्स उस वक्त यूज कीजिए जब आपका ऑडियंस उसको समझ सकता हो, वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर तो कर सकते हैं, बाहर के लोगों के साथ नहीं कर सकते, राइट। तो ऑडियंस का ये भी प्रोफाइल में होना चाहिए कि ये जो ऑडियंस है मेरा, इसको ये चीजें आती भी हैं कि नहीं आती हैं जो मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं। इसके बाद आते हैं एजुकेशन की जानिब। जनाब एजुकेशन क्या है मेरी ऑडियंस की, राइट, उसकी एजुकेशन के मुताबिक, उसके एक्सपीरियंस के नॉलेज के मुताबिक वर्डिंग यूज कीजिए, अदरवाइज वो एक अनपढ़ सामने है आपके और आप उससे कोई एजुकेटेड बातें कर रहे हैं तो फिर वो यही कहेगा ना कि मन न समझ में ना आवे है, राइट। यू गॉट इट माय डियर्स। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। देखें आप अपने ऑडियंस से बात तो करते हैं, कई दफा आप देखते हैं उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट, इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, आप बात करे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, वो कुछ और कामों में लगा हुआ है,
आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और टेक्सटिंग में लगा हुआ है, जैसे कि अभी भी कई लोग टेक्सटिंग में लगे हुए होंगे, मेरे लेक्चर के साथ साथ और बहुत सारे काम कर रहे होंगे। हाँ, वो इस वक्त जो है ना मल्टी डायमेंशनल लेवल पे उनकी मेंटल थिंकिंग चल रही होगी और उनका जो है वो काम कर रहे होंगे। सो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी आपका जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट है, राइट, या नहीं है। इंटरेस्ट के मुताबिक काम चलेगा, ऑलराइट। उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट। यू आर अटेंडिंग पीआरसीएम, आप अभी जो है वो पीआरसी 1 के लेक्चर्स ले रहे हैं, राइट। तो क्या सीए करने का एटीट्यूड भी है, इंटरेस्ट भी है? मुझे अपने ऑडियंस को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर उसका एटीट्यूड या इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप पूरी गजल क्या, आप सारी रात उसको मुख्तलिफ गजलें सुनाते रहे, इसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड है, उसका इंटरेस्ट है, तो दैट्स मीन कि रेसिपिएंट का जो प्रोफाइल है वो ये बता रहा है कि यस, वो बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, यानी जो आप कन्वे करेंगे उसकी समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। और अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं बन सकता। सो इसलिए अपने ऑडियंस को आपने ये भी देखना होगा कि उसका एटीट्यूड और इंटरेस्ट भी हो उस चीज के अंदर, राइट जी। अब एटीट्यूड और इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि जी उसका एटीट्यूड इंटरेस्ट किस बेसिस पे बनता है, उसका कल्चर क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीजें। अब आते हैं एज के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, हर एज के मशगले मुख्तलिफ, हर एज के शुगल मेले, इंटरेस्ट मुख्तलिफ, राइट। हर एज की डिमांड्स मुख्तलिफ, ठीक है, हर एज का एटीट्यूड मुख्तलिफ, राइट। हर एज का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ। सो आपको ये भी देखना होता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके मुताबिक अगर आप उससे बात करेंगे तो फौरन से इंटरेस्ट लेगा, उसकी चीजें समझ में आएंगी और इस तरह से आप अपने लेक्चर को, अपनी बात को इजिली कन्वे कर सकते हैं और उसकी समझ में आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि कितना जरूरी है कि आपको that you must have the knowledge about the audience, about the recipients के उसकी size and composition क्या है, level of understanding क्या है, उसका education level क्या है, उसका working environment कैसा है, उसके expectations क्या है, वो response क्या दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका attitude क्या है, उसके interest क्या है, उसकी age क्या है। My dear students, जब भी किसी से आप बात करते हैं, करते हैं, बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेक्चर देते हैं, लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, मेमो लिखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मीटिंग करते हैं, गपशप करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम जो चीजें हैं रेसिपिएंट की, अपने ऑडियंस की अपने जहन में रखते हैं। और जब इन चीजों को व्हेन यू आर हैविंग in your mind all these elements of the recipients, so ultimately your communication will be treated as an effective communication। आपकी communication फिर effective communication treat होती है, मुअस्सर communication होती है और वो अगले लोगों की समझ में भी आती है। जैसा कि right now I'm trying, right now I'm doing my efforts कि मैं अपने ऑडियंस के मुताबिक अपने लेक्चर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकूं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब मुझे फीडबैक मिले तो मुझे 100% का फीडबैक मिले कि सर 100% क्लियर और जबरदस्त हो गई और A1 हो गई क्लास, राइट जी। सो अपने ऑडियंस का प्रोफाइल अगर आपके सामने है, जानते हैं उसको अच्छी तरह से, उसके बारे में नॉलेज है, तो फिर बहुत अच्छा सा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके साथ, ऑलराइट। My dear students, here we have given 4 examples, out of which मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और बाकी आपने खुद देखनी होंगी। जैसे यहां पे दी हुई है नंबर 1, राइट, ये this is the example number 1, this is the second example, and this one is the fourth example। ये जो complete आपको टेबल नीचे बना हुआ है ये फोर्थ एग्जांपल है, नीचे तक, यहां तक पूरा, राइट जी। सो ये 4 एग्जांपल्स हैं। मैं इस वक्त फर्स्ट एग्जांपल देता हूं आपको, एंड दैट इज अबाउट द बॉस। यहां हम किस तरीके से अपने ऑडियंस को देखते हैं। A boss may want a business plan to be covering travel details together with the overarching strategy. Any communication to him should not miss out
on the required information, otherwise it is expected to be disapproved. Right? बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कन्वे किया है? वो चाहता है कि बिजनेस प्लान बनाया जाए जिसमें कि ट्रैवलिंग डिटेल्स वगैरह तमाम चीजें और स्ट्रैटेजी कैसे उसको करना है, ये सब चीज just a minute. There was a disconnecting, I think, but now again I'm connected. All right, so we connected again. Thank you. Okay. ओके जी, होस्ट मुझे ही ट्रांसफर कर दीजिए फातिमा। थैंक यू। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं वहीं से मुनक़ता हुए थे जहां से। All right, my dears. So ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा तो होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। ऑल राइट जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप को अपने बॉस के लिए जो है पूरा एक बिजनेस प्लान बनाना है जिसमें आपको पूरी ट्रैवल की डिटेल्स वगैरह बतानी है कि कैसे मुमकिन होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से फ्लाइट्स कहां से कहां तक की लेनी है, कैसे होगा, पूरा प्लान करना है। जैसे ट्रैवलिंग एजेंसीज वाले होते हैं वो किसी की भी फ्लाइट के लिए एक पूरा प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं कि पहले कहां से कहां तक जाएंगे, वहां से ट्रांसिट होगा, वहां से दूसरी प्लान फ्लाइट कहां से लेंगे, किस तरह से होगा, टिकट कितना होगा, टाइमिंग क्या होगी, स्टे कहां कहां कितना कितना करना होगा, बीच में कौन कौन सी एयरपोर्ट पे रुकना होगा वगैरह वगैरह। अब ये सारी की सारी आपने इस तरह से एक आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना है या बिजनेस प्लान बनाना है मिसाल के तौर पे, या बिजनेस प्लान बनाना है मिसाल के तौर पे, तो आपको अपने बॉस को सबमिट करना है। तो वो डिसअप्रूव हो जाएगा अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा। तो यहाँ पर चूंकि बॉस आपका रेसिपेंट ऑफ द मैसेज है, तो आपको बॉस की रिक्वायरमेंट उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बनाना होगा, जो उसने कहा है उसके मुताबिक होगा, वरना आपका जो वो प्लान, वो आपको जो बिजनेस प्लान है वो डिसअप्रूव हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट जी। तो आपने क्या हुआ, यहाँ पे अपने रेसिपेंट्स की मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपने वो बनाया। ऑलराइट जी। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये न्यू क्लाइंट के लिए है, ये ओल्ड क्लाइंट के लिए है। हम न्यू क्लाइंट के साथ थोड़ा सा फॉर्मल होंगे, जबकि ओल्ड क्लाइंट के साथ हम इनफॉर्मल होते हैं, फ्रैंक होते हैं। राइट जी, फ्रैंक होते हैं। तो आप देखिए कि इधर हमने न्यू क्लाइंट के साथ जो लैंग्वेज यूज की हुई है वो हमने बिल्कुल फॉर्मल से की हुई है, स्ट्रेट टू द पॉइंट की हुई है। हमने कोई इसके अंदर फ्रैंकनेस शो नहीं की है, सिंपल वर्डिंग, हमने सीधी सीधी बात की है।
The information you requested regarding our product is enclosed for your reference. The product you are interested in is available within your region with complete after-sales services. Our customer services representative will be in touch with you over the week for your assistance. Thank you for choosing us as your supplier. Sincerely, Sami Babar. My dear student, देखिए यहाँ पे कोई frankness नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं कि कोई आपसे किसी कोई इनफॉर्मल हो रहा हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आप उसको बता रहे हो कोई दोस्ती टाइप की चीज, कोई हेलो हाय, कोई सलाम, कोई दुआ, कोई बच्चे को प्यार, राइट, कुछ नजर नहीं आएगा इसके अंदर। बिल्कुल फॉर्मल टू द पॉइंट लैंग्वेज है, क्योंकि ये न्यू क्लाइंट के साथ हमेशा सिर्फ काम की बात करते हैं और कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करते। लेकिन दूसरी जानिब ओल्ड क्लाइंट के साथ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको अपने ऑडियंस का प्रोफाइल क्या नजर आता है, क्या आप उसके साथ, चूंकि आपकी कम्युनिकेशन चलती रहती है, आप लेटर वगैरह लिखते रहते हैं, पुरानी जान पहचान है, इसमें आपको थोड़ी सी फ्रैंकनेस नजर आएगी, इनफॉर्मल लैंग्वेज नजर आएगी। जैसे देखें, छूटते ही सबसे पहले से पूछा क्या हाल है जनाब, उम्मीद है आपकी सेहत ठीक होगी, होप यू आर इन गुड हेल्थ, राइट। न्यू कस्टमर के साथ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन नए पुराने के साथ जो ओल्ड क्लाइंट है उसको हम जो है ना कैसे स्टार्ट करें, होप यू आर गुड, लाइक, एंड होप यू आर इन गुड हेल्थ, राइट जी। यानी आपने उसके साथ देखें कैसे फ्रैंकनेस का इस्तेमाल किया, ठीक है। बीच में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का स्टाइल ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी कोई जान पहचान, ये कम्युनिकेशन चलती रहती है। इवन लास्ट में देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए कि कितने जबरदस्त तरीके से उनसे कर्टेसी के साथ क्लोजिंग कर रहे हैं मैसेज की कि फील फ्री टू गेट बैक फॉर एनी फर्दर क्वेरीज और कंसर्न्स, कि जनाब अगर कोई भी किसी किस्म की भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या पूछना हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल बगैर किसी हेजिटेशन के हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए आखिर में हम सिंसियरली लिख रहे थे, जस्ट यहाँ कह रहे हैं टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा, राइट। आप वर्डिंग देखिए, बिल्कुल फ्रैंक टाइप की वर्डिंग है, इनफॉर्मल किस्म की वर्डिंग है, फ्रैंकनेस वाली है कि जैसे जान पहचान मौजूद है। और ऊपर टॉप पे देखिए, यहाँ डियर मिस्टर नवीद कह रहे हैं, मिस्टर का वर्ड यूज कर रहे हैं जनाब के लिए, लेकिन जहां फ्रैंकनेस होती है वहां जनाब नहीं होता, वहां पे डायरेक्टली डियर होता है। हाँ, जैसे डायरेक्टली इन्होंने कहा डियर हनी, हाँ, वो सुना होगा आपने, क्या खूब किसी ने कहा है कि पहले आप, फिर आपसे तुम, फिर तुमसे हम, और हमसे दीवाना हो गए। यानी जैसे जैसे आपकी फ्रैंकनेस बढ़ती जाती है, आपके ताल्लुकात अच्छे होते चले जाते हैं, आपकी फ्रैंकनेस बढ़ती है, आप इनफॉर्मल होते चले जाते हैं, और इस तरह से आपकी वर्डिंग से अंदाजा हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड से अंदाजा हो जाता है कि आपकी रिलेशनशिप किस तरह की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडियंस के मुताबिक आपकी वर्डिंग यूज होती है, आप अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए वर्डिंग यूज करते हैं। वही मैंने कहा ना कि आप हर एक से हर तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन किसी खास से जो बात करते हैं वो आम से नहीं कर सकते, राइट। यानी खास खास लोगों से खास खास बातें होती हैं। You got it, my dears. I hope you understand. मैं आपको मिसालों के जरिए और इस सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ अपना लेक्चर कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट माय डियर्स, अब चलते हैं हम कंटेंट्स की जानिब। ऑलराइट, ओके, सो मुझे एक छोटा सा फीडबैक चाहिए यहाँ पे कि व्हाटएवर आई एम कन्वेइंग यू, इज दिस ऑल क्लियर टू ऑल माय डियर नियर स्टूडेंट्स? 100% clear to everybody? Enjoying my lecture? क्लास के बाद फिर ताकि मुझे कह सकते हैं सर मजो आयो आयो, डाटो मजो आयो, राइट। All right, so that's mean समझ में अच्छी हो। All right, to everybody. All right, that's great. All right, all right, all right. So my dear students, नो वरीज, जिसका मिस हो गया है तो कोई चक्कर नहीं, आप सिर्फ सिंपल उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, दैट्स इट, राइट। और वैसे भी हम जो हमारे तमाम एक्सपीरियंस स्टूडेंट साथ हैं और जो नए हैं, हमने ऐसा कुछ लेक्चर को आज ब्लेंड किया है, डिजाइन किया है कि सबकी समझ में आ जाए, कुछ का रिवीजन हो रहा है और कुछ जो नए आने वाले हैं उनकी भी समझ में सारी चीजें आ रही हैं। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं, अब चलते हैं कंटेंट्स की जानिब। सॉरी, अब चलते हैं हम पीआरसीएम के तीसरी चीज
यानी कंटेंट्स, PR पर्पस और रेसिपिएंट्स हमने पढ़ लिए। अब तीसरी चीज है C यानी कंटेंट, C फॉर कंटेंट्स, राइट जी। माय डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट्स बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो आप कम्युनिकेट करते हैं। वट एवर आई एम कन्वेइंग, जो वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस वक्त, जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये मेरे कंटेंट्स हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं मेरे लेक्चर के कंटेंट्स हैं। ऑलराइट, इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी लिखते हैं बोलते हैं वो आपके कंटेंट्स होते हैं, राइट। सो वट एवर द वर्ड्स वी कम्युनिकेट, बेसिकली ये आपके कंटेंट्स हैं। ये जो वर्डिंग है ये कंटेंट्स है, इधर यू राइट और स्पीक। सो कंटेंट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन, कंटेंट बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंटेंट्स मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। हम किसी को परसुएट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारा मैसेज के जो वर्डिंग है उसे कंटेंट्स है मुख्तलिफ होंगे, राइट। हम कोई इंक्वायरी सवाल कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, तो हमारे कंटेंट्स मुख्तलिफ होंगे। हम अगर उस इंक्वायरी का, उस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो हमारे कंटेंट्स मुख्तलिफ होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहीं पे कोई डिसीजन दी मेकिंग करनी है तो हमारे कंटेंट्स मुख्तलिफ होंगे। हमने अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह से किसको देनी है, इन एवरी सिचुएशन माय डियर स्टूडेंट्स हमारे कंटेंट्स मुख्तलिफ होते हैं। हमारे कंटेंट्स उस सिचुएशन के मुताबिक होते हैं जो हम मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। यानी हमारा पर्पस क्या है, हमारा रेसिपिएंट कौन है, मैसेज का ऑडियंस कौन है, उसके मुताबिक हमारे कंटेंट्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर तीन अहम चीजें हैं। आपके कंटेंट्स के अंदर सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन, जो सबसे अहम चीज है वो है मैसेज। यानी आप मैसेज यानी इंफॉर्मेशन क्या शेयर करना चाहते हैं, आपका मैसेज क्या है। मेरा लेक्चर इस वक्त मेरा मैसेज है जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। उसके बाद नंबर 2, मेरा जो मैसेज है, मेरा जो लेक्चर है, जो मेरी बातचीत है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट, उसमें मैं स्ट्रक्चर कैसे करूंगा। और नंबर 3, उसके स्टाइल क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, contents of the message comprises three things: message plus structure plus style. Means contents shaped by, contents comprises on three things. ये contents shaped by three things: message, स्ट्रक्चर और स्टाइल। तो नोट कर लीजिए, नीचे एक इक्वेशन बना लीजिए। 4 इक्वेशंस पहले बना चुके हैं आप लोग फर्स्ट पेज के ऊपर। 5वीं इक्वेशन एक बना लीजिए कि कंटेंट्स इज इक्वल टू MSS। कंटेंट्स इज इक्वल टू MSS मींस कंटेंट्स जो होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं, वो कंप्राइजिंग 3 एलिमेंट्स कि मैसेज क्या है यानी इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, नंबर 2 स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 3 उसका स्टाइल क्या होगा। आइए देखते हैं इन तीनों को। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स के अंदर 3 एलिमेंट्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है मैसेज, राइट। फर्स्ट एलिमेंट है मैसेज। ओके, आइए देखते हैं कंटेंट्स के अंदर फर्स्ट जो तीन चीजों में से चीज है वो है मैसेज। मैसेज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, whatever we communicate is message, whatever we write is message, whatever we talk is message, whatever we WhatsApp message, whatever we call on the emo or any video chatting, that is message, whatever we communicate through any social media networking, that is message, whatever through the letters, reports or memos we convey, that is message. That's mean whatever we communicate either spoken or written, that is called message. I hope you all understood, right? A message is basically is the actual object of communication, right? वो मैसेज जो है वो कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वो कोई न्यूज भी हो सकती है, वो कोई इंफॉर्मेशन या एडवाइस भी हो सकती है, वो मैसेज कोई टेलीविजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, वो मैसेज कोई नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस भी हो सकता है, वो मैसेज कोई खबरों के ऊपर किसी न्यूज चैनल के ऊपर कोई न्यूज भी हो सकती है, वो मैसेज कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है, वो मैसेज कोई अखबार के अंदर जॉब की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है,
वो मैसेज कोई आइडिया भी हो सकता है जो आप किसी को दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको समराइज कुछ इस तरह से करूंगा कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी वो कम्युनिकेट करते हैं, वो एक मैसेज होता है। और मेरा लेक्चर भी इस वक्त एक मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, सो व्हाटएवर वी कम्युनिकेट इज कॉल्ड मैसेज। तो आप छोटी सी डेफिनेशन ऊपर लिख सकते हैं मैसेज के सामने कि व्हाटएवर वी कम्युनिकेट इज मैसेज। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं उसे हम मैसेज कहते हैं। व्हाटएवर वी राइट, व्हाटएवर वी स्पीक, whatever we text, whatever we advertise, whatever we advise, whatever be the news, whatever be the information, whatever be the request, whatever be the order, whatever be the, any idea, whatever be any notice, whatever be announcement or any news, whatever your a sender is sending to the receiver, that is a message, right? Sender to a receiver, ये जो मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन के ऊपर, whatever you communicate from sender to receiver, that is called a message. सो सेंडर से रिसीवर के दरमियान कोई भी चीज आएगी वो मैसेज कहलाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैसेज रिटन भी हो सकता है, ये मैसेज स्पोकन भी हो सकता है, ये मैसेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए भी हो सकता है। इस तरह से कुछ कि आंखों ने कहा, आंखों ने सुना, आंखों ने कहा, आंखों ने सुना, दिल की बात ज़बान पे ला ना सके। राइट, यानी आप आंखों आंखों में भी मैसेज कम्युनिकेट कर जाते हैं। समझ तो गए होंगे आप लोग। राइट, सो मैसेज मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, इधर यू राइट और स्पीक, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए से आप आंखों आंखों में मैसेज कम्युनिकेट कर दें, या आप स्माइल शेयर करके कर दें मैसेज, या आप किसी को पंच दिखा दें, किसी को थप्पड़ दिखा दें, किसी को मुक्का दिखा दें, किसी को बड़े प्यार से देख लें, किसी को बहुत गुस्से से देख लें, मैसेज तो कम्युनिकेट हो गया। राइट, इसलिए तो मैंने कहा कि आंखों ने कहा, आंखों ने सुना। मीन सेंडर एक तरफ आंखें हैं, रिसीवर भी दूसरी तरफ आंखें हैं। आंखों ने कहा, आंखों ने सुना, दिल की बात ज़बां पे ला ना सके। कितना जबरदस्त किस्म का मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है कि पता भी नहीं चलता और बात भी हो गई और काम भी हो गया। राइट, सो दिल दिखाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट कि मैसेज जो है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो भी कम्युनिकेट होता है ना, वो मैसेज है। मेरे ख्याल में मेरे ये प्यारे प्यारे से स्टूडेंट जो हैं वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे और खूब अच्छा से समझ रहे होंगे, बल्कि फिजिकल क्या मेंटली भी वो मेरे साथ साथ होंगे। ऑलराइट, और इस तरह से हमारा ये जो है वो सफर चलता रहेगा कामयाबी के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपके मैसेज के अंदर कोई भी चीज हो सकती है। कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई आप आंसर दे रहे हैं, कोई आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप किसी को लाइक एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप किसी को कोई चीज अनाउंस कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो आपके मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है। आइए अब चलते हैं इस स्ट्रक्चर की जानिब कि मैसेज को स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं। भाई स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो भी कह रहे हैं, हाउ टू से एंड व्हाट टू से, क्या बात करनी है, हाउ टू से कैसे बात करनी है, व्हाट टू से यानी क्या बात करनी है, व्हाट टू से हाउ टू से कैसे बात करनी है, यानी हाउ टू से एंड व्हाट टू से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज। आप अपने सामने वाले को देख के, अपने ऑडियंस को देख के डिसाइड करते हैं कि किससे क्या बात करनी है और इससे कैसे बात करनी है। यही तो है स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज कि अपने मैसेज को अब्बू अम्मी के सामने कैसे स्ट्रक्चर करना है। वही मैंने मैसेज अगर मैंने सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ करना है तो उनके साथ कैसे करना है। वही मैसेज मैंने किसी खास के साथ बात करनी है तो वो कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो जनाब ये सब चीजें कि कहीं आपने फॉर्मल होना है, कहीं इनफॉर्मल होना है, कहीं आपने उर्दू में बात करनी है, कहीं पे इंग्लिश में बात करनी है, कहीं पे आपने कोई मुस्कुरा के बात करनी है, कहीं गुस्से से बात करनी है, ये सब स्ट्रक्चर में आता है। यानी क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, how to say and what to say makes your structure of the message। तो स्ट्रक्चर के सामने लिख लीजिए how to say and what to say। all right, ये देखिए, ये here it is how to say and what to say।
ओके, समझ तो गए होंगे आप लोग, राइट जी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर का हमें पता चल गया कि हाउ टू से एंड व्हाट टू से, राइट, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ऑलराइट। ओके, अब इसके अंदर ना हमने ये देखना है सबसे पहले कि किससे बात करते हैं, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा हमारा। माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम से मुराद है लेंथ ऑफ द कंटेंट्स। ये ये रहा, इसको हाईलाइट कर लीजिए अपने पास। लेंथ ऑफ द कंटेंट्स, वॉल्यूम का मतलब है लेंथ ऑफ द कंटेंट्स। भाई देखें, हम आमतौर से सिर्फ काम की बात करते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट। आम लोगों से किसी खास से ज्यादा बात कर लेते हैं, इतनी बातें करते हैं कि खाने पे भी बात चल रही है, लंच में भी चल रही है, तो घूमते फिरते भी चल रही है, तो हर जगह बातें ही बातें चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। आपकी लेंथ ऑफ कंटेंट जो है वो कम ही नहीं हो रही, वॉल्यूम इतना ज्यादा है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम बेसिकली आपका लेंथ ऑफ कंटेंट्स है। आप बेसिकली देखते हैं कि मुझे किस तरह के मैसेज की लेंथ कितनी रखनी है, यानी उसका वॉल्यूम कितना होगा। इफ यू आर राइटिंग अ नॉर्मल लेटर तो काम की बात करेंगे, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, 1 पेज, दैट्स इट। आप रिपोर्ट लिखते हैं तो वो लेंदी होती है, रिपोर्ट जरा लंबी होती है, काफी सारी चीजें आएंगी, काफी लेंदी चलेगा, ठीक है, वो लेंदी होगी। रेज्यूमे लिखते हैं वो शॉर्टर होगा, वो इतना लंबा नहीं होगा, रेज्यूमे आप लोगों का शॉर्ट होगा, ठीक है। आप कोई एग्जाम का क्वेश्चन लिखते हैं, अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए 3 4 लाइन 5 लाइन काफी है। अगर वो कहते हैं कि जी ये डिटेल डिस्कशन करें पूरा इसके ऊपर, तो आपको डिटेल में लंबा लिखना होता है, राइट। जैसे कि हम जब लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे कि लेटर आमतौर से जो होता है वो 1 पेज पे आ गया काफी है, लेकिन जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो 1.5 2 पेज 2.5 पेज पर नॉर्मली जाती है। अब ये क्या है कि आपको बेसिकली अपना जो है वो जो भी कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं, इधर यू राइट और स्पीक, आपको बेसिकली उसको देखना है स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के उसको वॉल्यूम कितना रखना है, राइट। अब देखिए बहुत सारी बुक्स हैं वो सिंगल कुछ पेजेस की होती हैं, दैट्स इट। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हो, चाहे वो आपकी दुनियावी बुक्स हो, चाहे वो आईटी वगैरह की बिजनेस की बुक्स हो, उनका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4, इसी तरह से आपकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 आता है, क्योंकि जब कंटेंट ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम मींस लेंथ ऑफ कंटेंट्स, कि अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो वो शॉर्टर उसके वॉल्यूम होगा, कम होगी लेंथ उसकी। अगर कोई रिपोर्ट वगैरह या आपके बुक्स वगैरह राइटिंग कर रहे हैं तो वो लेंथियर होगा और उसके कंटेंट ज्यादा होंगे, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऑलराइट। ओके जी, अच्छा जी, नेक्स्ट इज, अब जैसे एग्जांपल हमने यहाँ रिपोर्ट की दी हुई है, ठीक है। अब रिपोर्ट के अंदर तो बहुत सारी हेडिंग्स होती है ना, तो हेडिंग्स होती हैं तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, कई पेजेस और 500 कई 100 पेजेस पे भी चला जाता है। उसमें हेडिंग्स होंगी, हेड मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स, ये सब चीजें होंगी, तो वो लेंदी होगी तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब जितने ज्यादा कंटेंट्स, जितना ज्यादा लेंदी है उतना ज्यादा उसके वॉल्यूम, उसका ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसकी ज्यादा वर्डिंग, राइट जी। जैसे हमारा लेक्चर है, लेक्चर का वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए ये डिटेल्ड होता है क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आखिर सीए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 2, हमें देखना पड़ता है कि मेरा जो मटेरियल है वो रेलेवेंट है, उसकी रेलेवेंस भी होनी चाहिए, यानी वट एवर यू आर राइटिंग वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो ऐसा रेलेवेंट होना चाहिए कि हमारा जो मैसेज है उसके अंदर कोई इररेलेवेंट चीज नहीं हो, राइट। सेल्स लेटर लिख रहे हैं तो उसमें सेल्स से मुतालिक बातचीत हो, आप कोई ऑर्डर लेटर कर रहे हैं तो ऑर्डर से मुतालिक बात हो, आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायरी से रिलेवेंट चीजें हो। सिंपल सी बात है, एग्जाम के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है, if you're writing according to the question, if you an answer according to the structure of the question, समझ जाते हैं, वो लिखते हैं क्वेश्चन के मुताबिक रेलेवेंट लिखते हैं आंसर, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। बट इफ यू आर इररेलेवेंट, राइटिंग इररेलेवेंट, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी चीजें लिखते हैं उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर करते हुए, मैसेज को लिखते हुए या बोलते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वही रेलेवेंट चीज चल रही हो। अगर इररेलेवेंट लिखेंगे तो वो इररेलेवेंट चीजों पे आपको मार्क्स तो नहीं मिलते एग्जाम में। इसी तरह से हम आम अपनी कॉमन जिंदगी के अंदर देखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे लोगों के दरमियान कई लोग ऐसे होते हैं जो बात औकात ना बात करते करते कहीं और निकल जाते हैं, तो लोग उनको फिर कहते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हो यार, मैं बात कर रहा हूँ ईसा की, तुम जवाब दे रहे हो मूसा का। हाँ, तो मैं मुझे रेलेवेंट आंसर दो ना यार,
ठीक है, अब ये क्या है कि आपको स्ट्रक्चर करते हुए ये भी देखना होता है कि क्या एम आई राइटिंग, एम आई स्पीकिंग द रेलेवेंट मैसेज, क्या मेरी रेलेवेंट कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। द थर्ड थिंग इज ऑर्डर, मींस सीक्वेंस। ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी आइडिया आप प्रेजेंट करते हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, जो आप बोलते हैं, बात करते हैं, चाहे आप लिख रहे हो, कुछ भी करते हैं, फर्स्ट थिंग्स कम्स फर्स्ट। So your message must be arranged in a logical order, in a logical sequence. यही चीज मैंने हाईलाइट की है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि whatever the idea you present, either you write or speak, that must be arranged in a logical order. Logical order, logical sequence, यानी जो चीज पहले आनी चाहिए वो पहले आएगी, जो चीज बाद में आएगी वो बाद में आएगी, राइट। अब मैसेज को ऑर्डर या सीक्वेंस में हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मैसेज को सीक्वेंस हम कैसे कैसे करते हैं। आइए देखते हैं मैसेज को सीक्वेंस करने के तरीके, मैसेज को ऑर्डर करने के तरीके। आइए, नंबर वन, इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको पहले ले आइए और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम बाद में ले जाइए। दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंस के हिसाब से है कि इंपॉर्टेंट थिंग्स कम्स फर्स्ट और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में आ जाए। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट मैसेज का ऑर्डर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैसेजेस को भी हम दो तरीकों से करते हैं, एक कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर और एक कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है रिवर्स काउंट डाउन, राइट। जैसे 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, रिवर्स में चल रहे हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात लास्ट वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसको पहले पेश करना होता है। हाँ, जैसे आप सीवी बनाते हैं अपना, तो सीवी के अंदर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को सामने रखते हैं, पहले रखते हैं। लीफो सिस्टम में लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को, जैसे सीए कर लिया आपने तो सबसे पहले सीए की क्वालिफिकेशन सीवी में रखेंगे कि कब किया है, कहां से किया है। उसके बाद नंबर 2 पे आप फिर सीए से पहले आपने एक डिग्री बैचलर्स की हुई है, बीकॉम, वो आप रखेंगे। उससे नीचे आपने इंटरमीडिएट किया वो रखेंगे और सबसे आखिर में आप मैट्रिक रखेंगे। ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने रखा है, रिवर्स केस के अंदर। यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद हम चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी पहली वाली चीज पहले, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। इस तरीके से हम जो करते हैं, नॉर्मल जो काम करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। सो इंपॉर्टेंस के अंदर दो तरीके हैं हमारे पास, एक असेंडिंग ऑर्डर है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। दोनों का मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। कहीं पे हम 1 से शुरू करते हैं, कहीं पे हम रिवर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स से शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या है, ideas arranged according to the time period of occurrence। क्रोनोलॉजी क्या है कि जब जब जो चीज हुई है उसके मुताबिक आप उसको लेकर आ जाइए, उसके सीक्वेंस के मुताबिक ले जाइए, उसे हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, राइट। यानी जब जब जो जो चीज हुई है उसके मुताबिक प्रेजेंट करेंगे, उसे हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं। यानी ओकेजन और टाइम के मुताबिक जो चीज हुई है, राइट, ओकेजन या टाइम के मुताबिक जो चीज हुई है। जैसे कहीं बम धमाका हुआ है, बम धमाका हुआ है तो जनाब वो गाड़ी जो आई है बम धमाके वाली, वो कब आई है, उसने हिट कितने बजे किया है, आप कैमरे से देख रहे हैं, सारा टाइम नोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो वहां जो जख्मी हुए, डेथ्स में जो भी हुआ वो कब तक चलता रहा सिलसिला। उसके बाद पहली एम्बुलेंस कब आई, दूसरी कब आई, उसके बाद अखबारी नुमाइंदे कब पहुंचे, जियो न्यूज कब पहुंचा वहां पे। अब ये जो आप कन्वे कर रहे हैं, कोई रिपोर्टर अपनी चीजों को कन्वे करेगा, कोई रिपोर्टर उसके ऊपर अपनी ब्रॉडकास्ट करेगा या कोई टेलीकास्ट करेगा बम धमाके के बारे में, तो फिर ये इसको क्रोनोलॉजिकल करेगा, यानी कि वो पूरा ओकेजन और टाइम के मुताबिक करेगा कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या हुआ। तो इससे रिपोर्टिंग जो भी होती है, मीडिया रिपोर्टिंग, ये सारी की सारी क्रोनोलॉजिकल होती है, यानी कि जैसे जैसे जो जो चीज हुई है उसके वक्त के मुताबिक उसको आपको कन्वे कर रहे होते हैं या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। आई होप ये एग्जांपल भी आपके सामने आ रही होगी, राइट जी। अच्छा, आई नो कि आपकी आई हैव सीन योर मैसेजेस, तो हम इसको 10 मिनट के अंदर क्लास को खत्म करने वाले हैं। उससे पहले पहले हम खत्म कर लेंगे क्लास को, राइट जी। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। हमारी क्लास का टाइम 7 तक है, तो हम 7 के आसपास में क्लास को खत्म कर लेंगे, नो वरीज एट ऑल। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात कम्प्लेक्सिटी यानी कि होता है, कई लोगों की नेचर होती है कि वो कम्प्लेक्स मैसेज को, मुश्किल चीजों को पहले करते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार पहले पहले आसान आसान काम कर लेते हैं, ये तो मुझे आते हैं, ये पहले कर लेता हूँ, मुश्किल वालों को बाद में करूंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इजी काम पहले करेंगे, बाद में मुश्किल काम करने जाएंगे लिखने के लिए या बोलने के लिए, या चीजें जो लिखने जा रहे हैं आप, जो जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपने कोई लेटर लिखने है, रिपोर्ट लिखनी है, मेमो लिखना है, तो आप सोचते हैं जो चीजें मुझे आती हैं पहले मैं वो लिख लूं और बाद में मुश्किल काम कर लूंगा पूछ के। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं मुश्किल काम को पहले कर लूं और आसान को बाद में कर लूंगा, वो तो मुझे आता ही है। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कॉम्प्लेक्स समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, आप पर डिपेंड करता है। समटाइम्स आप चाहते हैं कि जनाब कॉम्प्लेक्स चीजों को पहले कर लूं फिर आसान को करूं, समटाइम आप चाहते हैं कि मैं आसान चीजों को पहले कर लूं और मुश्किल को बाद में करूं। और कुछ मेरी तरह से होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट दे से यार कौन सी आसान चीज, कौन सी मुश्किल चीज, काम तो खुद ही करना है हमने, तो सीक्वेंस से करते चले जाओ, चाहे आसान आए या मुश्किल आए। अब मेरी सीक्वेंस इस तरह से होती है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक का अपना अपना कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि पेचीदगी का अंडरस्टैंड करने का अपना अपना स्टाइल है, राइट। तो कोई मुश्किल काम पहले करता है, कोई आसान काम पहले करता है, और कोई कहता है कौन सी मुश्किल कौन सी आसान, सारा तो खुद ही करना है, बस शुरू हो जाओ। ठीक है जी, जो चीजें आती कहीं करते जाओ, राइट जी। इसके बाद है कॉजालिटी। कॉजालिटी का मतलब है सबब, राइट। कॉजालिटी का मतलब सबब, यानी causality describes a chain of events or causes leading to the other. Causality describes a chain of events or causes leading to the other. जैसे अर्थक्वेक आया, राइट, तो उसकी वजह से बड़ी तबाही हुई। अब इसका कॉज क्या है, अर्थक्वेक, बिल्डिंग्स गिर गई, क्यों गिरी भाई, को पूछता है क्यों गिरी भाई, अर्थक्वेक आया है। ठीक है जी। पूरा पाकिस्तान हर साल सैलाब की नजर होता है तकरीबन, नालायक लोगों की, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। यानी कि पानी को संभाल लें, रोकें, काम आएगा ज़राअत के लिए, बिजली बनाने के लिए, नहीं भाई, पानी इस दरिया से होता हुआ तबाही फैलता हुआ समंदर में चला जाएगा। हर साल सैलाब आएगा, हर साल तबाही करेगा, फिर फंड्स आएंगे, फिर इमदाद मिलेगी, फिर अपने जो है वो इनके जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनके मजे आएंगे और वो फंड्स आप तक नहीं पहुंचेंगे और वो ही खा जाएंगे, राइट। अब ये क्या है, अब क्या है कि सैलाब आया तो एक सबब है जिसकी वजह से तबाही हुई, राइट। पीपल कम अंडर द स्काई, राइट। पीपल जो है, लोग जो है वो आसमान के तले आ गए क्योंकि वहां सैलाब आ गया, वहां पे अर्थक्वेक आ गया। फलस्तीन की सिचुएशन है कि जी इजराइल हैज अटैक्ड और उसकी वजह से क्या है कि लोग बेचारे जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई। जब किसी काम के पीछे कोई कॉज नजर आए, उस चीज को आप बयान करते हैं तो उसे कॉजालिटी कहते हैं। यानी व्हेनेवर यू कम्युनिकेट के चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं किसी मकसद किसी वजह से, ठीक है, किसी कॉज की वजह से, तो उसे हम कॉजालिटी कहते हैं कि ये हुआ है इसकी वजह से ये हुआ है। तुम लेट आए हो इसलिए तुम्हारा एक सवाल रह गया है, राइट। तुम टाइम पे आए हो इसलिए तुम्हारा पेपर पूरा हो गया है, राइट। तुम अब ये क्या, ये कॉजालिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको मैसेज को कम्युनिकेट करना हो तो वहां पे आपको जो ऑर्डरिंग है, कई जगहों पे आपका ऑर्डर कॉजालिटी बेस्ड होता है, यानी कि इवेंट बेस्ड, कॉजेस बेस्ड होता है कि जब कोई चीज होती है तो उसके मुताबिक उसकी वजह से दूसरा काम होता है, तो उसे हम कॉजालिटी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर करते हुए आपने इन चीजों का ख्याल रखना होता है। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो तीसरी अहम चीज थी वो थी स्टाइल। हमने आपसे कहा था कि हमारा जो कंटेंट है वो तीन चीजों पर बेस करता है, मैसेज पे, स्ट्रक्चर पे और स्टाइल पे। अब हम इसकी तीसरी फाइनल चीज पे पहुंच चुके हैं, दैट इज स्टाइल, राइट जी। दैट इज स्टाइल। ये वो नहीं है लक्स स्टाइल की दुनिया, यहां स्टाइल से मुराद ये है कि आप जब अपना मैसेज कन्वे करेंगे तो स्टाइल क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, यू गॉट इट। आइए स्टाइल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्टाइल में सबसे अहम चीज आपकी टोन है। मैं बात तो कर रहा हूं लेकिन मैं, टोन क्या है मेरी, उस टोन से मीनिंग चेंज हो जाती है। देखिए, आई एम कम्युनिकेटिंग माई मैसेज और मेरी इस टोन के जरिए से आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, राइट। अब मैं, मेरे पास, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं बैठो, बैठो ना, और किसी खास को कहता हूं बैठो ना यार, और किसी को मैं कहता हूं बैठो। माय डियर स्टूडेंट्स,
वर्ड वही है बैठो, लेकिन मेरी टोन ने मीनिंग्स को यकसर चेंज कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा सोचिए कि टोन कितना मैटर करती है आपके मैसेज को कम्युनिकेट करते हुए। वर्ड वही है, लेकिन स्टाइल ने, टोन ने मैसेज बिल्कुल चेंज कर दिया। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मैसेज है वो आपके टोन के जरिए से मैसेज कम्युनिकेट करता है कि क्या इसकी प्यार भरी टोन है, क्या गुस्से की है, क्या प्रोफेशनल टोन है, क्या फॉर्मल टोन है या इनफॉर्मल टोन है, वार्म टोन है, फ्रेंडली टोन है, मोहब्बत की टोन है, सख्ती की टोन है, किस तरह की टोन है, ये आपको कम्युनिकेट हो जाता है। जिस मतलब ये है कि स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपकी टोन भी बहुत मैटर करती है। ऑलराइट, यू गॉट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। अब नीचे राइटिंग के अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम मुख्तलिफ अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस है, आप गए किसी के पास कुछ चीज लेने के लिए, राइट, हमने कहा वी आर आउट ऑफ स्टॉक। आपसे किसी ने कहा ये चीज है, आपने सिंपल कह दिया वी आर आउट ऑफ स्टॉक, यानी खत्म हो गया है। अब ये कोई अच्छी टोन नहीं है बिजनेस के लिए, लेकिन आप उसको तरीके से अगर कहते हैं, क्या कहते हैं, वी विल बी गेटिंग न्यू स्टॉक बाय टुमारो माय डियर, या माय डियर कस्टमर्स डोंट वरी, विल बी प्रोवाइडिंग यू बाय टुमारो इंशाल्लाह। अब ये टोन आपकी बता रही है कि जनाब वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा। लेकिन सिंपली आपने, वो आया आपके पास, आपने कहा वी आर आउट ऑफ स्टॉक, यार माल खत्म हो गया है, अब वो पलट के आएगा नहीं आपके पास। अब सोचिए टोन कितनी मैटर करती है आपके बिजनेस के अंदर। यू गॉट इट माय डियर्स? ठीक है, इसी तरह से नीचे और एग्जांपल है। मैं आपसे कहता हूं राइट द रिपोर्ट, बॉस कहता है सबऑर्डिनेट को राइट द रिपोर्ट, राइट नाउ आई नीड रिपोर्ट। और एक है वो प्यार से कहता है वुड यू प्लीज राइट द रिपोर्ट, राइट, वुड यू प्लीज, वुड यू राइट द रिपोर्ट प्लीज। अभी एक रिक्वेस्ट है, अगला कहेगा मैं सत्य मैं कुर्बान, सर अभी लिख के देता हूं, राइट। सो दिस इज व्हाट, अब आपका मूड में, आपके टोन के जरिए आपका मूड कम्युनिकेट हो रहा है। और वैसे ही होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मूड आपकी स्टाइल आपकी टोन से ही तो कम्युनिकेट होता है, जिससे सामने वाला समझता है कि जनाब मौसूफ का क्या मूड है, ये किस मूड में आ रहे हैं, किस मूड में बात कर रहे हैं, आपकी टोन से अंदाजा लगा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं कि ऐसा पापा का मूड क्या है, आपकी टोन से अंदाजा लगा लेते हैं। और उसी तरह से फिर वो, अगर टोन अच्छी है, मूड अच्छा है, तो फरमाइशें बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे ही देखा पापा के इस वक्त मूड अच्छे हालात नहीं है, तो आपकी टोन जरा डेंजर है, तो वो आपसे निकल जाएगा, फौरन वहां से पतली गली से रवाना हो जाएगा कि नहीं भाई हालात अच्छे नहीं है, मुल्क में कशीदगी चल रही है, किसी वक्त भी कोई अटैक हो सकता है। So my dear students, these are the two examples I have given, I have shared. बाकी two examples जो है वो आपने खुद देखनी है। इसके बाद vocabulary बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप vocabulary वो इस्तेमाल करते हैं that is easy, understandable for a common man. Don't use that vocabulary that is difficult और लोगों को इमोशनल कर दे, लोगों के लिए वेग हो, अनफेमिलियर हो। ऐसी वर्डिंग यूज कीजिए जो कि लोगों को समझ में आ सके। इफ आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर इन डिफिकल्ट लैंग्वेज, समझेंगे कैसे आप लोग? सही है। सो मेरी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपकी स्टाइल में काउंट करता है। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी, हर पर्सनालिटी के मुताबिक और इंटरेस्ट के मुताबिक आप बातचीत करते हैं, अपने मैसेज को परसुएट करते हैं। हम आगे जाके सारी जो ये टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, कहां कहां क्या यूज होता है, हम वोकैबुलरी के सेक्शन के अंदर इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए यहां इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके एक एक हेडिंग की अपनी अपनी डिटेल्स हैं। यानी हम जब भी कोई बातचीत करते हैं, किसी के साथ कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। और हम राइट वर्ड्स फॉर द राइट पीपल, राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस हम यूज करते हैं। हम अपने वर्ड्स को सिंपल रखते हैं। वी यूज राइट वर्ड्स, कीप इट सिंपल, कंसाइज, क्लियर, कॉन्वर्सेशनल, यानी अपने वर्ड्स को कॉन्वर्सेशनल रखिए, राइट रखिए। ठीक है, तो ये मेरे आपको पॉजिटिव टोन बनेगी इससे, और इस तरह से आपका मैसेज डायरेक्ट स्ट्रक्चर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मैसेज फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मैसेज को टैक्टफुल डिजाइन कीजिए कि कस्टमर्स के लिए किस तरह का मैसेज होना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट,
कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट। तो कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं तो उसको साथ फिर आपको, वो अगर आपसे सही टोन में बात नहीं कर रहा है फिर भी आपको उसको उसी तरह से बात करनी है, मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि कस्टमर को आप ऑलवेज राइट समझेंगे तो आपकी चीज बिकेगी। अगर आपने उससे उसी के लेवल पे बात करनी शुरू कर दी तो वो आपकी चीजों को छोड़ के चला जाएगा और वो कहेगा कि यार बदतमीज आदमी है, इससे मैं चीज नहीं लूंगा, किसी और से ले लूंगा, 2 पैसे ज्यादा दे दूंगा लेकिन किसी और से लूंगा, इससे नहीं लूंगा, इसकी तो टोन ही सही नहीं है, इसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है चीज बेचने का, वगैरह वगैरह। इसलिए जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपने यही टेंडेंसी रखनी होती है कि आपकी वोकैबुलरी, आपका इंटरेस्ट, आपकी पर्सनालिटी उस शख्स के मुताबिक हो जिससे कि आप बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, कि आपके वर्डिंग के अंदर एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी वर्डिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, आपकी जो वर्डिंग यूज हो रही है वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल सोर्सेज से हो, यानी आपके जो रेट दिए जा रहे हैं वो एक्यूरेट हो, आपकी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट हो, फॉल्स नहीं हो, वो गलत नहीं हो, वो सही हो, जो भी चीज दे रहे हो वो कॉन्फिडेंस के साथ रीडर को या लिसनर को पहुंचाई जाए, एक्यूरेट दी जाए, सही दी जाए, ताकि आपको मैसेज कम्युनिकेट करने में आसानी हो। माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी कंक्लूड टुडेज सेशन, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर यहाँ से आगे चलेंगे और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। I hope you all understood this lecture, and I hope there's no queries, and if you have any query you may ask right now quickly. It is your time to ask any questions. जरा क्विकली से आप क्वेश्चंस कीजिए और मैं इसके आंसर दे दूं, वरना हम नेक्स्ट क्लासेस में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट एक क्लास के अंदर हमें एक क्लास और चाहिए होगी इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए। राइट जी, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ऑलराइट, नेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप व्हाटएवर आई हैव कन्वेड, थैंक यू ताहा। Taha has written, sir, तुसी great हो। Thank you, तुसी भी great हो। All right, thank you very much, my dear students. I hope whatever I have communicated, that is all clear, understandable, and जो पढ़ाया सब समझ में आया, और all the things are like clear, so that's mean everything समझ में अच्छे हो, right? So my dear students, inshallah see you next class. आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बैच 6 का, बैच 7 का। अपने फीडबैक ग्रुप के ऊपर क्विकली से एक मैसेज दे दीजिएगा। इफ इट इज ऑल क्लियर आप लिख दीजिएगा 100% क्लियर, थैंक यू, ये जो भी है, या मजो आयो, या जो भी है, जैसे जैसे भी आपको लेक्चर लगा मेरा, सो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। सो इंशाल्लाह ताला आई विल बी वेटिंग ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके डाटो मजो आयो। ऑलराइट, so with this I say you Khuda Hafiz from the platform of SBIL. Inshallah see you next class where I'll be completing this chapter inshallah. So see you next class. Till then, Allah Hafiz, goodbye, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Goodbye. इंतजार